जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। अभी तक हमने जिन चीजों को पढ़ा वो था, अगर हम एक क्विक रिवीजन देखें तो हमने अब तक इंट्रोडक्शन देखा बीएनएस का कि बीएनएस क्या है, एनफोर्स कब हुआ, एनएक्ट कब हुआ, ये सारी चीजें। देन उसके बाद हम गए डेफिनेशंस पे, उन बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन जो कि बीएनएस में रिपीटेडली यूज की गई है, जिन टर्म्स को रिपीटेडली यूज किया गया उनके मीनिंग्स क्या है। एक अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्मिटी के लिए हमने उन डेफिनेशंस को देखा। उसके बाद हमने देखा वही कि कॉमन इंटेंशन वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 3। हालांकि उसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें वो है कॉमन इंटेंशन। जो कॉमन इंटेंशन क्या है हमने उसको पढ़ा, उसके केसेस देखे। इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स कब कब कैसे कैसे इंपोज किए, कितने तरीके की होती हैं, थ्योरीज क्या है, किस तरीके कौन कितने तरीके की थ्योरीज है, कौन सी थ्योरी क्या कहती है। देन अगर फाइन नहीं दिया जाए तो क्या होगा, इम्प्रिजमेंट कब होगा, कितना होगा, कैसे पनिशमेंट्स के बारे में हमने पूरा लास्ट लेक्चर में देखा। तो अब इस लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल एक्सेप्शंस, जो कि बीएनएस के चैप्टर 3 में दे रखा है। वो उन जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है, तो अगर हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखें जनरल एक्सेप्शंस की, तो चलिए मैं यहाँ लिखूंगी जनरल जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब क्या, जनरल एक्सेप्शंस का बेसिकली मतलब वो हुआ कि वो डिफेंस, जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में एक चीज समझी थी, एक मैगजीन मैंने बताया था, एक्टस नॉन पेसिट्रियम नीसी मेंसिप्रिया। सबसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो तो इसका मीनिंग क्या है वो यहाँ हमें समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैंने ये चीज बताई, एक्टर्स और मेंस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस मैगजीन के हिसाब से एसेंशियल्स ऑफ क्राइम जो होते हैं वो है एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। वैसे देखा जाए तो किसी ऑफेंस के होने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं, ये चार तो होंगी। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब, इट हैज टू बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। हमने अभी तक जितनी चीज देखी, हमने क्या देखा, अपनी हम बीएनएस में उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं ऑफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग ने किए हैं। क्या किसी एनिमल का, ह्यूमन को डैमेज करना, उसको इंजरी पहुंचाने किसी तरीके से, उसे हम बीएनएस के ऑफेंस में लेके आएंगे नहीं। अगर कोई, इनफैक्ट अगर किसी पेट से भी कोई इंजरी हो जा रही है तो उसके ओनर पे लाइबिलिटी आएगी। कैसे आएगी वो हम सेक्शंस में देखेंगे। पर जब डैमेज कॉज किया जाए बाय अ ह्यूमन बीइंग, जब ऑफेंस कमिट किया जाए, क्रिमिनल एक्ट किया जाए बाय अ ह्यूमन बीइंग, तभी सिर्फ बीएनएस में आएगा। सबसे पहले हो जाता है एसेंशियल्स में ह्यूमन बीइंग। दूसरा, ये दो चीजें तो है ही है, एक्टस रियस मेंस रिया, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद होता है इंजरी। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है किसी ऑफेंस के होने के लिए। इंजरी मतलब, इंजरी हमने देखा 4 तरीके की होती है। इंजरी मतलब सिर्फ फिजिकल इंजरी नहीं, इंजरी मतलब फिजिकल, मेंटल, रेप्यूटेशन को इंजरी या प्रॉपर्टी को इंजरी, किसी भी तरीके से इंजरी। नॉन पिक्यूनरी, पिक्यूनरी मतलब मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, किसी भी तरीके के हम डैमेज को इसमें कवर कर रहे हैं इंजरी के अंदर। सो ये 4 मेन एसेंशियल्स होते हैं। अब अगर ये मैगजीन देखा जाए, अब अगर ये मैगजीन हम देखें तो इसके हिसाब से हमें ये पता लगा कि भाई एक्टस रियस और मेंस रिया दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें कि मेंस रिया नहीं है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है। अब जब मैं कह रही हूँ कि एक्टस रियस प्लस मेंस रिया होना चाहिए, तो पहली चीज ये हो सकती है कि एक्टस रियस एब्सेंट हो सकता है एक्टस रियस नहीं है, सिर्फ मेंस रिया है। या दूसरा कंडीशन, मेंस रिया हो प्लस, या दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो। मतलब या तो एक्टस रियस हो, जब एक्टस रियस हो तो मेंस रिया एब्सेंट हो, या सिर्फ मेंस रिया हो तो एक्टस रियस एब्सेंट हो, ठीक है। यहाँ पे जब एक्टस रियस एब्सेंट है तो मतलब क्या है, सिर्फ मेंस रिया है, मेंस रिया ओनली। और जब मेंस रिया एब्सेंट है तो मतलब क्या है, एक्टस रियस ओनली। यही है जब हम कह रहे हैं कि ऑफेंस के होने के लिए एक्टस रियस प्लस मेंस रिया चाहिए, ठीक है। ये दोनों का होना जरूरी है। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक कोई ऑफेंस नहीं हो पाएगा। देखिए, जहां पे एसेंशियल्स ऑफ क्राइम पूछे अगर, ठीक है, क्वेश्चन में जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कई बार आते हैं, तो
एसेंशियल्स ऑफ क्राइम जब आप बताओगे तो उसमें इस चीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो कि जनरली चार मतलब ह्यूमन बीइंग, एक्टिव मतलब फिजिकल एक्ट, मेंस रिया मतलब मेंटल एलिमेंट प्लस इंजरी, ये चारों चीजें होना जरूरी है। बट एज पर दिस मैगजीन, इस मैगजीन के हिसाब से ये दो तो एसेंशियल्स है ही, इन दोनों के बिना तो क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता। तो ये दो भी, तो इस पूरी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जनरली चार होते हैं बिकॉज उनमें किसी के बिना भी नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग अगर ना हो तो बीएनएस में नहीं कवर होगा वो, क्योंकि ऑफेंस हैज टू बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। another thing is, another point to keep in mind is ह्यूमन बीइंग पे हो ये जरूरी नहीं है, पर ह्यूमन बीइंग से ही होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग पे हो इज ओके, इज फाइन, बट एसेंशियल क्या है? एसेंशियल ये है कि कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। अब मैंने ये क्यों कहा कि ह्यूमन बीइंग पे ही हो ये जरूरी नहीं है? इसलिए क्योंकि हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस देख रहे हैं, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस देख रहे हैं, तो इसमें कोई ह्यूमन बीइंग पे तो ऑफेंस नहीं कमिट किया गया। हमने ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी ऑफेंसेस देखी, वो है, लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी तो है, तो वहां ह्यूमन बीइंग तो हुआ नहीं, लेकिन कर कौन रहा है? करने वाला एक ह्यूमन बीइंग ही है। तो जो जो ऑफेंस है हैज टू बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, नॉट कमिटेड अपॉन अ ह्यूमन बीइंग। देन एक्टिव स्टेट्स, मेंसरी और इंजरी, ये चार चीजें जनरली, बट एज पर दीज मैगजीन्स इन दोनों का होना जरूरी है। नाउ अब जैसे मैंने कहा कि मैं कह रही हूँ कि भाई एक्टिव सीरियस और मेन सीरियस दोनों का होना जरूरी है किसी ऑफेंस के लिए, भाई मैं नहीं कह रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट ही कह रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर, ये तो हमें पता चल रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में एक्टिव सीरियस ना हो। अब अगर एक्टिव सीरियस नहीं है तो मतलब सिर्फ मेन सीरियस है, सिंपल सी बात है। अगर ऑफेंस को होने के लिए ये दोनों चाहिए, एआर प्लस एक्टिव सीरियस प्लस मेन सीरियस, तो अगर ये माइनस है, एक्टिव सीरियस नहीं है, ठीक है, ये एब्सेंट है मतलब सिर्फ मेंस्ट्रुअल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ये हो गया केस वन। दूसरे केस में ये एब्सेंट है, मेंस्ट्रुअल एब्सेंट है, मेंस्ट्रुअल एब्सेंट है मतलब सिर्फ एक्टिव फेस है, ठीक है, ये समझ में आया। जब दो चीजों के बारे में कह रहे हैं कि दोनों का होना चाहिए, तो मतलब एक नहीं है तो दूसरा है। अब इन केसेस में क्या होता है, जब मैं कह रही हूँ कि एक्टिव सीरियस नहीं है सिर्फ मेंस्ट्रुअल, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक्टर सीरियस नहीं है सिर्फ मेंस्ट्रुअल कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल क्या है? मेंटल एलिमेंट, मतलब वो चीज सिर्फ आपके दिमाग में है, प्लानिंग सिर्फ दिमाग में है अभी तक, मतलब आई प्लान बिकॉज आई वांटेड टू टेक रिवेंज टू समबडी, आई प्लान टू किल समवन, ठीक है, मतलब मेंटल एलिमेंट तो है, मेंस्ट्रुअल है, लेकिन सिर्फ मेंटल एलिमेंट है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए। तो मेरे दिमाग में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मेरे दिमाग में कुछ होने के लिए कोई मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकता है, जब तक इस मेंस्ट्रुअल के तहत मैं कोई एक्ट ना कर दूं, क्रिमिनल एक्ट, इस मेंस्ट्रुअल को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डेंस में मैं कोई अगर क्रिमिनल एक्ट करूं तब मुझ पे लाइबिलिटी बनेगी, तब क्योंकि ऑफेंस हो जाएगा, मतलब मेंस्ट्रुअल में जुड़ जाएगा एक्टिव स्ट्रेस, तब ऑफेंस हो जाएगा, तब मेरी लाइबिलिटी बनेगी। मतलब सिर्फ मेंस्ट्रुअल है, ओनली मेंस्ट्रुअल इज नेवर पनिशेबल, ओनली मेंस्ट्रुअल, सिर्फ मेंस्ट्रुअल नॉट पनिशेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बस सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज सिर्फ आपके दिमाग में है, जब तक सिर्फ दिमाग में, मैंने सोच लिया चोरी करने का, मैंने सोच लिया मर्डर करने का, पर कुछ भी किया नहीं है, तो जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं, मुझे लाइबिलिटी किस चीज की लगेगी? लाइबिलिटी हमेशा बीएनएस में क्रिमिनल एक्ट की आती है, दिमाग में रखने की नहीं। दिमाग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ओनली मेंस का मतलब एक्टिव सीरियस इज एब्सेंट, ठीक है, तो व्हेन एक्टिव सीरियस इज एब्सेंट ओनली मेंस इज देयर, नो पनिशमेंट, कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, कोई लाइबिलिटी नहीं होती है वहां पे। लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस, अब इसमें आ जाते हैं मेंस रिया है, मेंस रिया नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्टिव सीरियस एब्सेंट है, यहाँ पे मेंस रिया एब्सेंट है, मेंस रिया नहीं है, एक्टिव सीरियस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भाई मतलब एक्टिव सीरियस है मतलब कोई फिजिकल एक्ट तो है, फिजिकल क्रिमिनल एक्ट हो गया, लेकिन मेंस रिया नहीं था, मतलब इंटेंशन था ही नहीं। फिजिकल एक्ट तो हो गया लेकिन इंटेंशन नहीं था, वहां पे क्या होगा? वहां पे कई लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं? अब भाई एक्ट तो हुआ है, चाहे गलती से ही सही, लेकिन मर्डर हो तो गया, ठीक है। अब मर्डर हो गया तो क्या हम सिर्फ इसलिए ऑफेंडर को छोड़ दे क्योंकि नहीं 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 उसने तो ऐसा सोचा नहीं था? ये किसी की जान गई है, मर्डर है, बहुत एक सीरियस ऑफेंस है, तो क्या सिर्फ इसलिए छोड़ा जा सकता है? तो जिन केसेस में सिर्फ मेंस एब्सेंट हो पर एक्टर सीरियस हो, जिन केसेस में मेंस एब्सेंट यानी मेंटल एलिमेंट ना हो, यानी कि प्लानिंग ना हो, यानी कि गिल्टी माइंड ना हो, ठीक है, पर एक्टर सीरियस हो लेकिन फिजिकल एलिमेंट तो है, मतलब कुछ हुआ तो है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो गई,
वहां पे क्या होगा, उन केसेस को हम पढ़ेंगे इन्हीं जनरल एक्सेप्शंस के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो वैसे केसेस हैं जहां पे एक्टस रेयस इज प्रेजेंट बट मेंस रेयस इज नॉट। ठीक है, इन केसेस में एक्टस रेयस तो है पर मेंस रेयस नहीं है। तो जहां सिर्फ और सिर्फ मेंस रेयस है, सिर्फ मेंस रेयस, नो पनिशमेंट, कोई लाइबिलिटी ही नहीं बनेगी, लेकिन ओनली एक्टस रेयस, मतलब एक्टस रेयस है, मेंस रेयस नहीं था, वहां पे चैप्टर 3 में फॉल कर जाएगा, यानी कि जनरल एक्सेप्शंस। समझे? आई होप आई एम क्लियर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुआ है, मतलब सिर्फ दिमाग में है, सिर्फ प्लानिंग है, तो क्योंकि कोई एक्ट नहीं है क्रिमिनल एक्ट, इसलिए कोई पनिशमेंट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन क्रिमिनल एक्ट तो है, मतलब एक्टिव सीरियस तो है, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल एक्ट ही है, इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया। मतलब गलती से, एक एग्जांपल देखो, ऐसे बहुत सारे रीजन, उन फैक्टर्स की वजह से वो हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां पे चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर जाता है। अब ये जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है, तो जनरल एक्सेप्शंस बेसिकली कुछ डिफेंस होते हैं। अब ये डिफेंस कैसे हैं, तो ना, अब ये जनरल एक्सेप्शंस हैं क्या? जनरल एक्सेप्शंस जो है, देखिए भाई क्या है, चैप्टर 3 के बारे में बेसिकली है क्या, जनरल एक्सेप्शंस, एक्ट्स दैट वुड अदरवाइज बी ऑफेंस आर नॉट ट्रीटेड एज सच अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। मतलब वो एक्ट, ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स जो कि जनरली तो इन चैप्टर के अंदर हटा दे, दो चैप्टर 3 को अगर हटा दे तो उसके अलावा वैसे तो वो ऑफेंस होते हैं, लेकिन क्योंकि क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन दैट दे फॉल अंडर दिस चैप्टर, इसलिए उसे हम जनरल एक्सेप्शंस में कवर करते हैं, इसलिए वो ऑफेंस नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, ले लीजिए कि किसी से किसी आप किसी किसी वजह से ए से बी की डेथ हो गई, ए कॉज्ड डेथ ऑफ बी। ठीक है, अब किसी भी सर्कमस्टेंस से, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक, जैसे गलती से मान लीजिए हो गया, ठीक है, गलती से डेथ हो गई, उसने सोचा नहीं था पर गलती से हो गई किसी वजह से, तो वहां पे क्या है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, बिल्कुल था ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी हैं, ठीक है, ए एंड बी। ए एंड बी क्या है कि भाई फ्रेंड्स हैं, ए और बी दोनों ने प्लान किया, ए ने बी को कहा कि भाई चलो स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग करने चलते हैं। अब बी को पानी से काफी डर लगता था, ए को ये बात पता थी कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं साथ में हूं ना, कुछ नहीं होगा, हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे स्विम करना, हम लोग एक ट्रेनर हायर करेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी, आप देखिए मैक्सिम जो है, आप देख सकते हैं, एक्टिव नॉन प्रेसिडेंशियल रिसीव एंसिट्रिया, that does not make a person guilty unless the mind is also guilty, right? ठीक है, सो मतलब ये सिंपली कि इन दोनों का होना जरूरी है। एक अगर एब्सेंट हो, जैसे कि हमने देखा मेंटल एलिमेंट अगर एब्सेंट हो तो वो इस चैप्टर में फॉल कर जाता है। अब सेम चीज जिस सीक्वेंस में जैसे दी हुई है बीएनएस में, एग्जैक्टली सेम तरीके से आईपीसी में अंडर सेक्शन 76 टू 106 दे रखा था। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है जनरल एक्सेप्शंस, हमने देखा। जनरल एक्सेप्शंस जो है ये है क्या, बेसिकली डिफेंस है। कैसा डिफेंस, जैसे मैंने बताया कि भाई किसी से somebody A caused death of B, A caused death of B, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मेंटल एलिमेंट नहीं था, मेंस लिया, नो मेंस लिया। ठीक है, अब बी की डेथ तो हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, जब बी की डेथ हो गई, बी की फैमिली
वाले जब कोर्ट में जाएंगे, भाई ऑफ कोर्स जब कोर्ट में आप जाते हो तो बहुत सारी चीजों को जोड़ के पढ़ा के लिखते हो, बताते हो, ये होता है, ये हम सबको पता है। सो इन दिस केस जब बी के फैमिली वाले, उसके रिलेटिव्स जब जाएंगे, सपोज उसकी वाइफ, बी की वाइफ जो है वो रिपोर्ट पे वो कहेगी कि भाई ए ने जानबूझ के रिवेंज लेने के लिए मेरे हस्बैंड की डेथ कॉज करी। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ए और बी में आज सच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, पॉसिबली जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। लेकिन जब जानते भी नहीं थे तो फिर व्हाई डिड ए कॉज द डेथ ऑफ बी? दैट इज अ क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ए जो है वो बोलेगा कि ऐसा है कि मैं तो जानता भी नहीं था बी को अच्छे से, मेरा कोई मेंटल इवेंट था ही नहीं, बस हुआ ऐसा कि हम लोग स्विमिंग करने गए थे, मैंने कहा था उनको कि भाई ठीक है, आप यहाँ पे डूबिएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैं हूँ साथ में, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, ट्रेनर भी, सब कुछ है, डोंट वरी, जस्ट चिल, आप ट्राई करिए, हो जाएगा। उसमें स्विमिंग करने के दौरान ही जस्ट ड्राउन्ड इन वाटर। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मान लीजिए कि ए से बी का कार एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया, भैया इंटेंशन नहीं था मारने का, तो ए क्या बोलेगा कि भाई क्योंकि वो सामने से आ रहे थे, वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, ओवर स्पीडिंग थी, मैं तो सही से चल रहा था, मैंने इनफैक्ट बचाने की कोशिश भी की, इन द मीन टाइम में जाके मेरी गाड़ी एक एनिमल से लड़ गई। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये भी हड़बड़ी में एक एक एनिमल से लड़ते लड़ते बचे, फिर मैंने मुड़ाने की कोशिश की तो मेरा कार इनसे क्लैश कर गया, इनकी कार से कोलाइड कर गई एंड बी डायड। इस केस में या किसी भी और केस में जब मेंटल एलिमेंट है नहीं, तो भाई यहाँ ये बोलेंगे कि इनकी फैमिली वाले बोलेंगे कि नहीं डेथ जानबूझ के कॉज किया गया, और ये बोलेगा कि नहीं नहीं कोई मेंटल एलिमेंट नहीं था। तो जब आपको अपने फेवर में, अपने डिफेंस में, आप खुद को डिफेंड करोगे, कोर्ट में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन जो है वो आप पे एलिगेशन लगाएगी, जिसने केस किया है वो आप पे एलिगेशन लगाएंगे, और डिफेंडेंट जो खुद को डिफेंड कर रहा है वो अपने फेवर की बातें कहेगा। तो भाई ए विल से कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं, बस वो उस मोमेंट ऐसा हुआ कि मैंने बचाने की कोशिश की, लेकिन तो भी मैंने गाड़ी मुड़ाई, लेकिन एक एनिमल से लड़ने जा रहा था, मैंने फिर से टर्न किया तो माय कार जस्ट कोलाइडेड विथ हिज कार, और उस क्रैश में वी डाइड। योर फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने ऑल्दो उन्हें बचाने की भी कोशिश की, मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन पानी में तब तक वो डूब गए, तो मेरी वजह से नहीं हुआ, आई डिड नॉट कॉज द डेथ ऑफ बी। तो जो चीजें इंसान अपने फेवर में कहता है, ऑफेंस की लाइबिलिटी से बचने के लिए, आप देखिए क्या है ऑफेंस है, ऑफेंस से आपकी लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी मतलब आपकी कोई पनिशमेंट होगी, आप जिस जो ऑफेंस किया उसके लिए आप लाइबल होगी, पनिशेबल होगी उस चीज में, ऑफेंस किया तो लाइबिलिटी बनेगी। अब अगर आपने बता दिया कि जनरल एक्सेप्शन पे फॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे नो लाइबिलिटी, या तो नो लाइबिलिटी या लाइबिलिटी रिड्यूस। मतलब अगर प्रूफ कर दिया ए ने, भाई जो प्रोसिक्यूशन है वो तो एलिगेशन लगाएगा, वो तो कहेगा कि नहीं डेथ जानबूझ के की गई, इन दैट केस ए विल से भाई ऐसा है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, सिनेरियो ऐसा ऐसा था, इसलिए वो बस हो गया। अब हो गया कि क्या है कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, ये बस हो गई घटना। वहां पे जो ये बात है, ये जो अपने डिफेंस में जो कह रहा है, जो अक्यूज्ड है, जिसपे एलिगेशन लगा है, वो अपने फेवर में, अपने डिफेंस में जो बातें कहता है वो आएंगी, वही होती है जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस। ठीक है, उन्हें ही हम कहते हैं जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंसेस है। डिफेंस तो हमें समझना है कि हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लाइबिलिटी से बचने के लिए कह रहा है, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस क्यों कह रहे हैं, जनरल एक्सेप्शंस कह रहे हैं क्योंकि ये पढ़िए, acts that would otherwise be offense are not treated as such under specific circumstances। वो although जैसे उसके इसमें ए कॉज डेथ ऑफ बी, तो वहां मर्डर होता, वो उसकी डेथ कॉज करना मर्डर होता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सीडेंट में फॉल कर गया, वो इस चैप्टर में फॉल कर गया, वो उसका इंटेंशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं, और क्योंकि लाइबिलिटी से बचा रहा है वो, जनरल सिनेरियो से अलग, जनरल में क्या होता है लाइबिलिटी होती, लेकिन वो जनरल से अलग हो गया, इसीलिए जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर गया वो। जनरल एक्सेप्शंस या डिफेंस कॉन्सेप्ट ये, ठीक है ना। अब जिस सीक्वेंस में ये आईपीसी में दे रखा था, सेक्शन 76 से 106 तक आईपीसी में दिया हुआ था, जैसे कि देख सकते हैं 76 से 106 तक आईपीसी में दे रखा था, जिसमें 76 96 से लेके 106 तक जो है वो प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ था। सेम तरीके से इसमें भी 14 से 34 तक दिया हुआ है, जिसमें 34 से 44 जो है वो प्राइवेट डिफेंस है, सेम सीक्वेंस फॉलो करता है जिस तरीके से
आईपीसी में था, सेम उसी पैटर्न में इसको बीएनएस में अरेंज किया गया है। नाउ इससे पहले कि हम सेक्शन से स्टार्ट करें, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। देयर इज वन मोर थिंग जो समझना जरूरी है, वो ये कि ये बेसिक चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है, आप जैसे देखिए मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ का बताया भाई यहाँ पे कि लाइबिलिटी प्रोसिक्यूशन की होती है कि भाई वो एलिगेशन लगाए, और जो अक्यूज्ड है वो खुद को बोलेगा कि नहीं नहीं वो डिफेंस लेता है, वो डिफेंस लेगा कि नहीं भाई ऐसा, इन सेक्शंस की हेल्प लेते हुए डिफेंस लेगा कि भाई ऐसा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज कही गई है, अंडर सेक्शन 105 द एविडेंस एक्ट the burden lies on the accused to prove that they fall within an exception। accused जो है वो खुद बताएगा कि भाई ऐसा है कि नहीं इसमें फॉल कर गया, वो जनरल एक्सेप्शन से, मेरी इंटेंशन नहीं थे यहाँ पे, तो जनरल एक्सेप्शन से फॉल करने के लिए क्या है, आपको सिर्फ ये प्रूव करनी, क्योंकि हमने क्या देखा कि मेंस रिया एब्सेंट है तो वो जनरल एक्सेप्शंस में या डिफेंसेस में फॉल कर जाएगा, व्हिच मींस नो लायबिलिटी और रेड्यूस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि भाई इस सेक्शन में फॉल कर रहा है, अक्यूज को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ सिर्फ इतना करना है कि मेंटल एलिमेंट जो है वो नहीं, मेंस रिया नहीं था तो क्लियरली वो इसमें फॉल कर गया, और फॉल कर जाएगा तो उसकी लाइबिलिटी या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, या तो रिड्यूस कर दिया जाता है, रिड्यूस हो जाएगा वो, या फिर लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम सेक्शंस में देखेंगे किसी में कंप्लीटली लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, अब्सॉल्व हो जाती है, या फिर कुछ केसेस में रिड्यूस हो जाती है। सो अब आते हैं अनदर कॉन्सेप्ट, जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो दो तरीके के होते हैं। पहला जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल, दूसरा एक्सक्यूजेबल। ये दो तरीके के जनरल एक्सेप्शंस हुए। अब इनका मतलब क्या है, पहला जस्टिसिएबल, दूसरा एक्सक्यूजेबल। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस के दो टाइप की है, तो दोनों होता क्या है। जस्टिसिएबल का मतलब वैसे केसेस, वैसे जनरल एक्सेप्शंस जो कि जस्टिफाइड है, मतलब वो ऑफेंसेस जो कि जस्टिफाइड है करना। ठीक है, कि भाई आपने कुछ किया, ठीक है, आपने कोई एक्ट करी, लेकिन आपका जो कि यू डिड समथिंग दैट अमाउंटेड टू एन ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, जो कि ऑफेंस होता, लेकिन क्योंकि वो जस्टिफाइड है, जनरल एक्सेप्शन का एक क्राइटेरिया है, क्योंकि वो जस्टिसिएबल है, मतलब जस्टिफाइड है, मतलब लॉ कहता है कि ठीक है आप ये कर सकते हो। जस्टिफाइड का मतलब लॉ कहता है कि ठीक है भाई आपका ये करना जायज है, सही है, आप ये कर सकते हो, इसलिए वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे क्रिमिनल एक्ट्स, कुछ ऐसे एक्ट्स, ऑफेंसेस जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, लॉ ये कहता है कि भाई यू आर अलाउड टू डू दिस, उन्हें हम कहेंगे जस्टिसिएबल जनरल एक्सेप्शंस। जैसे जैसे हम एग्जांपल में जब देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई चीज की गई, प्राइवेट डिफेंस में करने का मतलब ये कि मान लीजिए मुझ पे कोई अटैक करने आया, ठीक है, मैंने देखा, मैंने पीछे से देखा कि भाई somebody is coming with an axe to attack on my neck और head, ठीक है, मुझे पता लगा। अब मैंने क्या कि मैंने देखा कि भाई वो आ रहा है, तो मुझे पता था कि वो मेरी तरफ ही चलता है, मेरे बस बिल्कुल बगल में है, मेरी तरफ आ रहा है मुझ पे अटैक करने। अब मुझे ये रीजनेबली लगता है, देखिए बहुत सारी कंडीशंस है जो हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस में कि भाई ऐसे ही प्राइवेट डिफेंस को नहीं एक्सरसाइज कर सकते, उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन अभी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे ये सच में लगता है कि वो पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, मुझ पे अटैक करेगा। उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, मेरी उस पर्सन से ऑलरेडी दुश्मनी थी, या मुझे उसने धमकी दी थी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि वो इंसान रीजन बिल्कुल मेरे, सच में मुझे लगा कि भाई वो मुझ पे अब अटैक करेगा, तो मैंने क्या किया कि मेरे बगल में एक मुझे दिखा एक मोटा सा आयरन रॉड, ठीक है, इससे पहले कि वो इंसान मुझ तक पहुंचे, क्योंकि वो ऑलरेडी आ रहा है, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मुझे मैंने आगे अगल बगल ने देखा तो मुझे एक मोटा सा आयरन आयरन रॉड मिला। नाउ आई टर्न बैक एंड आई अटैक दैट पर्सन। ठीक है, उसमें क्या होगा कि उस पर्सन की या तो बहुत बुरी तरह घायल हो गया या उसकी डेथ हो गई। चलिए डेथ भी लेते हैं, मान लीजिए डेथ कॉज हो गई, तो भी लॉ क्या कहता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की डेथ तक कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस में, तो वो करना अलाउड है, किया जा सकता है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो वो किसमें फॉल करेगा, जस्टिफिएबल जनरल एक्सेप्शंस में। जस्टिसिएबल क्या होता है, जस्टिसिएबल मतलब कि भाई लॉ कहता है कि ये अलाउड है, आप कर सकते हो इस चीज को। तो अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में, या मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को कोई ऑर्डर मिले हैं कि भाई ऐसा है
आपको एक्स वाई पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाना है, अब वो जाता है। अब अरेस्ट क्या है, वैसे देखा जाए तो ये तो फिर इस इंसान के पर्सनल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो गया। भाई आप किसी को पकड़ के कैद करके लेके जा रहे हो, कैद नहीं कहूंगी पर हाँ अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, तो ये तो किसी के पर्सनल राइट्स का वो इंफ्रिंजमेंट हो गया, आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट हो गया। तो वहां पे क्या है, लेकिन कोर्ट कहता है कि करना जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि उसने कुछ गलत किया, कोर्ट का ऑर्डर है करने का, तब तो उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब जस्टिसिएबल, मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि अदरवाइज ऑफेंस होते, लेकिन क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि भाई इसको करके आप जस्टिफाइड हो, तो वो जस्टिसिएबल जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गए। ये एक कैटेगरी हो गई। अब दूसरा एक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूजेबल में क्या है कि भाई वो भी जनरल एक्सेप्शन ही है। वो कैसे हैं? उनको करना माफी है, उनका हो जाना माफी है। मतलब पहला लॉ कहता है कि जस्टिफाइड हो, दूसरा उनको किया तो माफी मिल जाएगी आपको। जैसे कि किसी छोटे बच्चे, कोई बहुत छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है, उसने गलती से किसी के ऊपर चाकू चला दिया, उसे पता ही नहीं है, ही वाज जस्ट प्लेइंग देयर, वहां पे ही गॉट अ नाइफ, गलती से गिरा हुआ था और उसने लेके किसी पे अटैक कर दिया। हालांकि उस पर्सन की जान नहीं गई, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। इस केस में लॉ कहता है वो बहुत छोटा बच्चा है, वो 3 साल का बच्चा, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे उसे माफी मिल जाएगी। वो एक्सक्यूज है, एक्सक्यूजेबल है। मतलब एक्सक्यूजेबल मतलब उसकी माफी मिल जाएगी। जस्टिसिएबल मतलब लॉ कहता है कि ये जस्टिफाइड है। तो जहां हमने ये चीज देखी कि एक्ट्स दैट वुड अदरवाइज बी ऑफेंसिव, मतलब ऐसे एक्ट जो कि अगर इसमें नहीं फॉल करते तो वो ऑफेंस होते, आर नॉट ट्रीटेड एज सच अंडर दीज स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। अब इसी में जब हम जनरल एक्सेप्शंस को कैटेगराइज करेंगे तो आता है जस्टिसिएबल और दूसरा एक्सक्यूजेबल। ठीक है, ये हमें कहीं भी बीएनएस में नहीं दे रखा है। मतलब ये स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन के ऐसे जनरल एक्सेप्शंस जो है दो तरीके होते हैं, ये बीएनएस में या आईपीसी में भी नहीं दे रखा था। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम आगे एक एक करके सेक्शंस पढ़ेंगे तो आप ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि किन केसेस में वो एक्सक्यूजेबल जनरल एक्सेप्शन फॉल करता है, किस केसेस में वो जस्टिसिएबल में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कब लिए जाते हैं और उन्हें कौन एक्सरसाइज करता है। अब आते हैं एक एक करके सेक्शन पे। तो सेक्शन 14 से लेके 44 तक जैसे कि देख सकते हैं आप, ये पड़ेगा जनरल एक्सेप्शंस में या डिफेंसेस में, जो कि जो अक्यूज्ड है वो अपने फेवर में लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं सबसे पहले सेक्शन 14 पे। तो सेक्शन 14 क्या क्या रहा है, लेट अस रीड द सेक्शन, लेट अस रीड द सेक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। तो सेक्शन 14 क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस। देखिए हेडिंग क्या है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन। कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो कि की गई है किसी इंसान से, who is और who by reason of mistake of fact, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से। ये सब हम पढ़ेंगे, एक एक टर्म पढ़ेंगे कि बाउंड बाय लॉ क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बाउंड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग टू बी बाउंड बाय लॉ, तो बाउंड बाय लॉ क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन ये कह रहा है कि हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। गुड फेथ का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था। गुड फेथ क्या है, गुड फेथ क्या है, कोई भी चीज जो कि क्या है गुड फेथ का मतलब, जो कि ड्यू केयर एंड अटेंशन से की गई है वो हो जाएगी गुड फेथ। ठीक है, लेकिन इसमें ऑनेस्टी का नहीं आता है, ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ठीक है, सो कोई भी ऐसी चीज जो कि गुड फेथ में की गई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई इंसान अगर गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब पूरी सच्चाई में, पूरे ध्यान देके, पूरे केयरफुलनेस के साथ उसने कोई चीज करी, उसे लगता है कि वो सही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, एक फैक्चुअल गलती, फैक्चुअल एरर की वजह से उसे जो लगता है वो, उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो करने के लिए बाउंड बाय लॉ है। बाउंड बाय लॉ मतलब लॉ से बंधा हुआ है, बाउंड इज बंधा हुआ। ठीक है, बंधा मतलब क्या, बंधा मतलब लॉ कहता है कि ये करो। ठीक है, तो अगर कोई इंसान ऐसी कोई चीज करता है उसे वहां पे ऑफेंस नहीं कहेंगे। आप जैसे देखिए ये सेक्शन, इसको अब समझते हैं एक एक करके। ये देखा हमने सेक्शन, सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई कोई भी इंसान अगर ऐसी कोई भी चीज करता है गुड फेथ में, ठीक है, जो कि उसे लगता है कि भाई वो करने के लिए बाउंड है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट
की वजह से, उसे फैक्चुअल एरर की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है वो करने के लिए, तो उस एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होगा, वो ऑफेंस में नहीं काउंट होगा। देखिए सेक्शन 14 जो है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ, ठीक है। बाउंड बाय लॉ मतलब लॉ से बंधा हुआ है, वो चीज करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड है। बाउंड बाय लॉ मतलब बाउंड बाय लॉ मतलब ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड मतलब मैंडेटरी है उसके लिए, ऑब्लिगेटरी है वो चीज करना, लॉ कहता है कि ये करो, ठीक है। जैसे भाई यहाँ ट्रैफिक सिग्नल है तो आपको रुकना है ना, आपको पता है कि भाई ग्रीन जब रेड लाइट है तो मतलब इसका है रुको, आपको कोई आके हर रोज नहीं बताता है कि रेड लाइट है तो रुकनी है, पर आप बाउंड हो, आपको पता है, यू नो द मीनिंग, ये भाई रेड लाइट है मतलब रुकना है। वैसे ही आप ऑब्लिगेटेड हो ये करने के लिए, आप अगर सिग्नल तोड़ोगे तो फिर उसका फाइन इंपोज होगा, लॉ कहता है कि रुको, वही चीज है। सिंपली कोई इंसान अगर उसे लगता है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ, कि वो कुछ कर रहा है जिस चीज को करने के लिए वो ऑब्लिगेटेड है, वहां पे क्या होगा। अब आईपीसी में देखिए सेक्शन 76 में ये चीज दे रखी थी जो कि बिल्कुल सेम था, कोई डिफरेंस नहीं है, सेक्शन में जरा भी कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन क्या है, an act which is not an offense if the person performing it is legally bound to do so, ठीक है। The section provides immunity to individuals, mostly public servants who are carrying out their legal obligations। होता क्या है भाई, आप जैसे मान लीजिए कि एसेंशियल, देखिए क्या है, गुड फेथ में दिया हुआ है, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और नो मिस्टेक ऑफ लॉ। सबसे पहले लीगल ऑब्लिगेशन देखिए क्या है, फॉर एन एक्ट टू बी एसेंशियल्स क्या क्या हो गई, ये मैंने बताया कि भाई कोई इंसान उसे अगर लगता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कि वो कुछ करने के लिए ऑब्लिगेटेड है, तो उस केस में वो बाउंड बाय लॉ है, तो उस केस में उसे लायबल नहीं ठहराया जाएगा, वो एक्ट जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं होगा, ऑल्दो वो अदरवाइज होता। तो इसके एसेंशियल्स हमें सेक्शन से क्या क्या मिलेगी चीज, सबसे पहले बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ मतलब लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब वो ऑब्लिगेटेड है करने के लिए, भाई उसके लिए वो बंधा हुआ है, वो उसे करना है। उसके बाद दूसरा गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब दैट मस्ट बी डन इन गुड फेथ डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11, जैसे कि मैंने बताया, विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब उसने अपने तरफ से पूरा ध्यान दिया, उस चीज को पूरे अटेंशन से किया, कोई गलती की का स्कोप नहीं रहा लेकिन उसके बाद भी वो एक्ट हुआ। तीसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या चीज है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब देखिए द पर्सन बिलीव्स दैट दे आर बाउंड बाय लॉ टू डू अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन नो मिस्टेक, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे उसके सीनियर, वो अगर एक मॉब कंट्रोल करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, मॉब कंट्रोल इज अ पुलिस ऑफिसर, उसकी ड्यूटी थी मॉब कंट्रोल करना। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो क्राउड है वहां पे, जो मॉब है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है, ठीक है, तो इससे कंट्रोल नहीं हुआ। इस केस में इसके जो सीनियर थे, इस पुलिस ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर ने इनको ऑर्डर दिया, मान लीजिए आपके डीएम ने या किसी और ने भी इनको ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा है कि आप पावर का यूज कर सकते हो इस मॉब को रोकने के लिए, को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हो, हवा में फायरिंग कर सकते हो, ठीक है, या आपको इस क्राउड के अंदर जो भी कुछ ऐसे जो सबसे ज्यादा एंटी सोशल लोग लग रहे हैं उनको अरेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे उसको ऑर्डर्स मिले कि आप चाहो तो आपके पास पावर, या तो आप फायरिंग कर सकते हो या लोगों को अरेस्ट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे, डिटेन करना उन्हें कर लो, ये उसको ऑर्डर दिए गए। अब क्या है कि मान लीजिए कि 50 लोगों का क्राउड था, 50 में से सबसे जो ज्यादा, इस पुलिस ऑफिसर के हिसाब से इसने उन 5 लोगों को अरेस्ट किया जो सबसे ज्यादा हंगामा मचा रहे थे, ठीक है। इन 5 में 3 लोग एक्चुअली, अब इसने अरेस्ट किया, ठीक है, ये तो हो गया कि भाई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया, सबसे पहले ऑर्डर था, ऊपर से उसने डीएम को ऑर्डर था, तो वो ऑब्लिगेटेड था करने के लिए, ठीक है, भाई ऑर्डर था कि आप फायरिंग करो या जो भी सबसे ज्यादा वहां पे हंगामा मचा रहे हैं उस मॉब में से, उनमें से जो सबसे एंटी सोशल एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें अरेस्ट करिए। तो उसको ऊपर से ऑर्डर थे, मतलब सबसे पहले वो बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ का यही मतलब है, ऑब्लिगेट मतलब ऑर्डर्स थे, मतलब वो किसी भी तरीके से बंधा हुआ था वो करने के लिए, या तो कोई लॉ कहता है कि ऐसा था करना है आपको, या उसको ऑर्डर मिला है, मतलब उस चीज में वो मैंडेटरी है अब उसके लिए करना, ऑब्लिगेशन हो गया पहली चीज, तो ऑर्डर हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया भाई, जिसने मॉब को देखा, मॉब में 50 लोग हैं, उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा हंगामा मचाने वाले, सबसे ज्यादा जो वायलेंस कर रहे थे, वो 5 लोगों को उसने बिल्कुल
देख समझ के, कि नहीं उसने ऑब्जर्व किया, पहले लोगों को हटाया कि नहीं आप भीड़ मत क्रिएट करिए, आप हंगामा मत मचाइए, और उसने लोगों को हटाया, हटाने की कोशिश की, और उसके बाद भी लोग मान लिए, और उसने जो ऑब्जर्व किया आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। काफी बार वार्निंग्स देने के बाद भी उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने देखा कि ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं वही सबसे ज्यादा यहाँ पे हंगामा मचा रहे हैं, तो उसने 5 लोगों को CALMNO इनको अरेस्ट कर लिया, इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, गुड फेथ में, गुड फेथ में कहने का मतलब उसने पूरा ध्यान दिया, अपने पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद, कई बार वार्निंग देने के बाद, ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब सबको देख के कि भाई कौन सबसे ज्यादा हंगामा मचा रहा है, क्या कर रहा है, वो देख के तब उसने उस भीड़ में से 5 लोगों को अरेस्ट किया। ठीक है, गुड फेथ हुआ, अपनी तरफ से पूरी जितनी केयर अटेंशन हो सकता था, केयरफुल हो सकती थी, उसने सारा कुछ बरतने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, यहां तक तो 2 चीजें ठीक थी, ये समझ में आया कि भाई ऑर्डर था, उसकी वजह से उसने अरेस्ट किया। अब होता क्या है एक्चुअली, उसको लगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसे समझिएगा कि ये 5 लोग उसके हिसाब से, पुलिस ऑफिसर के हिसाब से ये 5 जो थे वो सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे थे। ठीक है, तो एक्चुअली ये उसको लगा, पुलिस वाला को सच में लगा, पुलिस वाले को गुड फेथ में ये चीज लगी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली ये हुआ था कि जिन 5 लोगों को उसने अरेस्ट किया उसमें से ये 3 लोग थे, एक्चुअली यही 3 लोग सिर्फ हंगामा मचा रहे थे, ये 2 तो पासर भाई थे, वहां से सिर्फ गुजर रहे थे। 3 लोग जो है वो तो सच में मॉब का हिस्सा थे जो वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन 2 लोग जो थे वो तो सिर्फ पासर भाई थे, वहां से गुजर रहे थे भीड़ में, उनकी कोई गलती ही नहीं थी, उसने गलती से जो देखा तो उन लोगों को भीड़ में से उसे भी अरेस्ट कर लिया। ठीक है, हुआ क्या, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया, उसने पूरी अपनी तरफ से सारी केयरफुलनेस करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्चुअल एरर, गलती से उन 5 को एक जैसा समझ के उसमें उसमें से अरेस्ट करे, जिसमें कि एक्चुअली 3 ही लोग जो है वो मॉब का हिस्सा थे, 2 पासर भाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 2 लोग तो बोले कि भाई ऐसा कैसे, हम तो उसका पार्टी नहीं था, हम तो कुछ नहीं, हम तो गुजर रहे थे, तो इनको अरेस्ट इसने किया बिना गलती के, बिना गलती के, एनओ की कोई गलती नहीं थी, फोर्थ और फिफ्थ इंसान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले ने अरेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इन पे कोई केस होगा पुलिस वाले पे, इनको अरेस्ट करने के लिए? नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लाइबिलिटी क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, फैक्चुअल एरर हो गया था, फैक्चुअल एरर होने की वजह से उसे लगा कि क्योंकि वो ऑब्लिगेटेड है और सारा कुछ ड्यू केयर अटेंशन से करने के बाद गुड फेथ में उसने वो एक्ट किया, क्या किया, इन 5 को अरेस्ट किया, तो इसके लिए वो लाइबल नहीं होएगा, इसके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे। इसीलिए अगर ये ऑर्डिनरी केस में होता, जानबूझ के किया गया होता, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो लाइबल हो जाता अरेस्ट करने के लिए बिना रीजन के, लेकिन क्योंकि गुड फेथ में और ऑब्लिगेटेड था, बाउंड बाय लॉ तक करने के लिए, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन आप देखिए लास्ट पॉइंट, नो मिस्टेक ऑफ लॉ। नो मिस्टेक ऑफ लॉ कहने का मतलब है, नो मिस्टेक ऑफ लॉ कहने का मतलब ये है कि भाई आप ये नहीं कह सकते हो, आपने फैक्चुअल एरर हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट में मान चलता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, बट mistake of law is non excusable। इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि भाई लॉ ये मान के चलता है कि ह्यूमन एरर है, फैक्चुअल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, गलती से किसी की जगह किसी को पकड़ लिया, ये सारी चीजें पॉसिबल है होना। आप जैसे मान लीजिए अरेस्ट करने जा रहे थे किसी और को, लेकिन गलती से किसी और को कर लिया, जैसे इस केस में हम देखा कि भाई भीड़ में 3 गलत थे, 2 सही थे, उनको अरेस्ट कर लिया। तो ह्यूमन एरर है, फैक्चुअल एरर हो सकता है, इसीलिए क्यों एक्सक्यूजेबल है, इसीलिए ये एक्सक्यूजेबल, इसीलिए ये माफ है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ ने, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कानून नहीं पता, कैसे नहीं पता। लॉ ये मान के चलता है कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड मतलब जहां का कानून है, बेसिक कानून जो भी जगह का है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप ये अलेज कर ही नहीं सकते कि मुझे नहीं पता था कि भाई किसी इनोसेंट लोग को भी अरेस्ट करना जो है वो ऑफेंस पे काउंट होगा, नहीं, कैसे नहीं पता है, आपको बिल्कुल पता है, आप ये अलेज कर ही नहीं सकते ऐसी चीज। तो कोई लॉ
अगर यही आप कहो कि भाई आपको फॉरेन कोई लॉ नहीं पता है, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन लॉज पता हो, लेकिन इंडियन लॉज पता होने चाहिए। अगर ये कोई डिफेंस लेने की कोशिश करता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, अगर कोई कहे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि किसी को किल कर देना मर्डर में काउंट होगा, कैसे आपको कैसे नहीं पता ये हो ही नहीं सकता कि ये ऑफेंस आपको नहीं पता है। तो भाई इसलिए इन चीजों को इसमें जो लाइन है इसमें ये है कि भाई इसीलिए फैक्ट जो है वो ह्यूमन एरर, क्योंकि वहां स्कोप है ह्यूमन एरर का, वहां हो सकता है, तो उसे माफ किया गया है, वो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। तो इंसान जो भी पब्लिक सर्वेंट है, जैसे हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड में क्या था कि ये ज्यादातर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है ये सेक्शन। ये ये और आगे के आने वाले कुछ 2-3 सेक्शंस हैं जो प्राइमरीली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए ही है। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे कि हमने पब्लिक सर्वेंट्स पढ़ा था, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, क्या होगा, पुलिस ऑफिसर आते हैं, जजेस आते हैं, फिर जो जजमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं वो सारे लोग, तो बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो ये कुछ सेक्शंस शुरू के जो है 3-4 सेक्शंस वो पब्लिक सर्वेंट के लिए ही प्राइमरीली बनाए गए हैं। तो इसमें ये कि पब्लिक सर्वेंट अगर गुड फेथ में लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कुछ कर देते हैं तो वहां पे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इस सेक्शन के अट्रैक्ट होने के लिए, कि एक्सरसाइज करने के लिए ये 4 एसेंशियल्स जरूरी है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आपको लॉ नहीं पता था, ठीक है, ये चीज है। तो इन ऑर्डर दैट द सेक्शन बी एक्सरसाइज्ड and its defense can be availed, जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमने देखा 4 एसेंशियल्स हैं, इनको फुलफिल किया जाए, ठीक है, ये फुलफिल होंगे तभी ये सेक्शन जो है द सेक्शन विल कम इनटू प्ले। ये 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, बहुत जरूरी है ये समझना कि भाई आप क्या कि ऑब्लिगेटेड थे पहले तो, दूसरा विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन, तीसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, ठीक है, फैक्चुअल एरर, बट नो मिस्टेक ऑफ लॉ, लेकिन कोई मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था, इसकी वजह से अगर ये सारा फुलफिल होगा, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, तब सेक्शन 14 अट्रैक्टिव। मतलब ये सेक्शन 14 अट्रैक्टिव क्या मतलब है, मतलब कि इसका डिफेंस जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स को मिल पाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बताया मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ, तो एक मैक्सिम आता है, हाँ देखिए लिखा तो इग्नोरेंशिया फैक्टी, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये पूरा एक साथ पढ़ते हैं, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मतलब फैक्टी एक्सक्यूजेट जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ठीक है, इग्नोरेंशिया इज इग्नोरेंस, ये तो क्लियर है, इसका मतलब हो गया इग्नोरेंस, ये कॉमन है पूरा इग्नोरेंस, फैक्टी फैक्ट, एक्सक्यूजेट एक्सक्यूजेबल, ignorantia is ignorance, juris law, non excusable, excusable, मतलब ignorance of fact is excusable, ignorance of fact मतलब mistake of fact, ठीक है, ignorantia fact की excusable मतलब mistake of fact की बात की गई है। अब mistake of fact जो है ये excusable है, ठीक है, और ignorantia juris non excusable जब हम बात करते हैं मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ की ये नॉन एक्सक्यूजेबल है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि भाई फैक्चुअल एरर जो है वो ह्यूमन एरर है, वहां पे एरर का स्कोप है, वो हो सकता है, लेकिन आप लॉ ऑफ द लैंड को अगर आप क्लेम करते हो कि भाई आपको नहीं पता था कि ये करना गलत है, तो ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस केस में लाइबिलिटी बनेगी। मिस्टेक ऑफ लॉ का अगर आपने डिफेंस के लिए कोशिश करी है तो दैट इज नॉट इवन अ डिफेंस, वहां पे लाइबिलिटी बनेगी, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, इसमें क्या है कि मीनिंग क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन और डिटेल, ठीक है, हो सकता है आपने फैक्ट को गलत समझ लिया, जो था वो एक्चुअली वो नहीं था, कुछ और आपने समझ लिया, ठीक है,
ह्यूमन एरर ये हो सकता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द और मिसअंडरस्टैंडिंग द लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब भाई आप ये कह रहे हो कि आप लॉ ही नहीं जानते हो, समझते ही नहीं हो क्या है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का कोई प्रोटेक्शन है? अभी हमने देखा कि हाँ है, गुड फेथ में। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है कि गुड फेथ, ये नहीं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कह के कुछ भी कर लो, जानबूझ के कोई चीज करी और फिर उसका डिफरेंस ले लिया। अब उसी एग्जांपल में मान लीजिए कि उसने, पुलिस ऑफिसर जो है, उसने ए बी सी डी ई 5 लोगों जिनको अरेस्ट किया, उसमें तीन को तो वो देख रहा था कि भाई ये तीन तो मॉब का हिस्सा है कि वॉयलेंस क्रिएट कर रहे, तो अरेस्ट किया। उसके साथ वहां पे उसने देखा कि वो दो लोग भी गुजर रहे हैं, डी और ई। अब उसे लगा कि उसका ऑलरेडी बहुत पहले का कोई रिवेंज था जिसका उसे लगा कि इसका मौका मिल सकता है, या अपना गुस्सा निकालने के लिए, चलिए उसकी जान पहचान, अपना सिर्फ गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, बिकॉज उसने मॉब से जब मॉब को अलग अलग करने की कोशिश की तो लोगों ने उसे बहुत बुरा बुरा कहा, गाली गलौज कर, इसके लड़ाई झगड़ गई, तो अपना गुस्सा निकालने के लिए फ्रस्ट्रेशन में आके उसने क्या किया कि उसने देखा कि ये तीन तो लाइबल है ही है, भीड़ का हिस्सा ही है, साथ में आसपास से गुजरने वाले ये दो लोग हैं, इनको भी गुस्से में जो दिखा उसे पकड़ लिया, ठीक है। तो ये दो तो लाइबल नहीं थे। यहाँ पे जब बिना गुड फेथ में की गई है कोई चीज, बिना गुड फेथ में कोई चीज की गई है, तो वहां पे लाइबिलिटी नहीं मिलेगी, गुड फेथ में होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की लाइबिलिटी का डिफेंस तभी मिलेगा, और मिस्टेक ऑफ लॉ तो कोई डिफेंस है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए भाई क्या है कि सेक्शन 14 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है और मिस्टेक ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। सिनेरियो क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट, अ कोर्ट इश्यूज अ वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन नेम, ठीक है। भाई अब एक को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को वारंट मिला, पुलिस ऑफिसर ने क्या करेगा, द पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरीज अरेस्ट पर्सन नेम। रीजनेबल इंक्वायरी कहने का क्या मतलब है, भाई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिला तो उसने क्या किया कि भाई पहले जांच पड़ताल की पूरी तरीके से, अपना जितना हो सकता वो किया, पूछताछ की। यहाँ पे क्या है रीजनेबल इंक्वायरीज का मतलब, ड्यू केयर एंड अटेंशन, और ड्यू केयर एंड अटेंशन लिया तो क्या मतलब है, गुड फेथ में किया। थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, अगर देखिए ये चीज नहीं लिखी होती, मान लीजिए ये चीज नहीं होती, ठीक है, द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट पर्सन ए, ठीक है, तो भाई क्या है कि उसने मान लीजिए यहाँ पे ए की जगह, यहाँ पे पहली चीज लिखी हुई है ऑफिसर आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरीज अरेस्ट पर्सन ए, उसने जांच पड़ताल की, पूरा देखा पूछा समझा, उसके बाद क्योंकि उसने सब जांच पड़ताल किया तो उसने ड्यू केयर अटेंशन लिया और गुड फेथ में आके तक एक को अरेस्ट किया। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे होता था पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग, ये पार्ट नहीं होता, रीजनेबल इंक्वायरीज अरेस्ट पर्सन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसको ए को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर था और उसने जाके सी को अरेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा है कि भाई उसने कोई, ये चीज पूरी नहीं होती, द पुलिस ऑफिसर, यहां से यहाँ तक, द पुलिस ऑफिसर अरेस्ट पर्सन सी, ठीक है। उसने कोई ड्यू केयर लेने की तो कोशिश ही नहीं की, क्या उसने पूछा किसी से कि भाई ए का घर कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा इंसान है, क्या है, उसने कब मिलेगा, क्या है, उसने देखने की कोशिश ही नहीं की ना, कोई सी से पूछताछ की, बस गया और उसे उठा लिया। सी से भी कोई पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई वो सही इंसान है या नहीं। तो अगर ये चीज मेंशन है कि रीजनेबल इंक्वायरी की मतलब गुड फेथ लिया, अगर यही मेंशन नहीं होता और यहाँ पे ए की जगह सी लिखा होता तो मतलब ये गुड फेथ नहीं किया गया था, तो ये पुलिस ऑफिसर की लाइबिलिटी बन जाती, तब उसको 14 का डिफेंस नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली लिखी हुई है कि भाई आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी और सब कुछ ही अरेस्ट ए, तो यहाँ पे इसको 14 का डिफेंस मिलेगा। अब लीगल स्टैंडिंग देखिए क्या है, इवन इफ लीगल स्टैंडिंग मतलब प्रिंसिपल क्या है, इवन इफ पर्सन इज लेटर फाउंड इनोसेंट और द वारंट हैड अ टेक्निकल फ्लॉ अननोन टू द ऑफिसर हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों, देखिए क्लियरली लिखा है कि बाद में मान लीजिए पता चलता है कि भाई अरेस्ट करने के बाद कि ऐसा है कि ए जो था वो तो इनोसेंट था, ए की तो कोई गलती थी ही नहीं, तो क्या लाइबिलिटी बनेगी पुलिस ऑफिसर की कि भाई क्या तो इनोसेंट को अरेस्ट करके लेके आ गए? नहीं, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो ऑब्लिगेटेड था करने के लिए, द ऑर्डर मतलब लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन मतलब बाउंड बाय लॉ, वो ये करने के लिए बाध्य था, बाउंड था उसको करने के लिए, ठीक है। उसकी कोई गलती है, उसे जो ऑर्डर मिला उसको करना था फॉलो, इसलिए उसका कोई डिफेंस नहीं है। देखिए रीजनिंग ऑफिसर वाज एक्टिंग अंडर लीगल मैंडेट, दे वर बाउंड
that they were bound to obey, क्योंकि उसको ऑर्डर था वो करने का, वो बाउंड था, वो ऑब्लिगेट था, इसलिए बाद में पता लगता है कि अगर ये इनसेंट भी है तो भी पुलिस ऑफिसर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अब देखिए इसका एक एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1981 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। मेरी देखिए इसमें क्या है कि पुलिस सिचुएशन में सबऑर्डिनेट फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर टू ओपन फायर ऑन अ मॉब, जैसा एग्जांपल हमने अभी देखा भाई, मॉब को कंट्रोल करने के लिए, सिमिलरली मॉब को कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे दिए गए कि आप ओपन फायर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ भाई, ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया गया, बाद में जब उस पे केस हुआ पुलिस ऑफिसर पे, तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा दैट इफ अ सबऑर्डिनेट इज बाउंड बाय लॉ टू ओबे द कमांड ऑफ अ सुपीरियर, देयर एक्शंस आर प्रोटेक्टेड। भाई वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, वो ऑब्लिगेट था ये करने के लिए, तो क्योंकि वो ऑब्लिगेटेड था इसीलिए सेक्शन 14, अब का सेक्शन 14 और आईपीसी का सेक्शन 76 में पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रोटेक्टेड है, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उनको डिफेंस मिलेगा सेक्शन 14 का। इवन इफ दैट रिजल्ट्स इन डेथ, यहां तक कि डेथ भी हो जाती है, इट इज नॉट एन ऑफेंस इफ द कमांड वाज लॉफुल एंड ओबेड इन गुड फेथ, ठीक है। अगर गुड फेथ में कमांड को सिर्फ फॉलो किया गया है जब बाउंड था, अगर उस एक्ट करने के दौरान इंसान की डेथ भी हो जाती है तो भी लाइबिलिटी नहीं बनी। ये हो गया ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल से। अब आ जाते हैं सेक्शन 15। अब देखिए सेक्शन 14 जो है इससे मिलता जुलता एक सेक्शन हम आगे देखेंगे, ठीक है, और 15 से मिलता जुलता सेक्शन भी हम आगे देखेंगे। 14 से जो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वो है सेक्शन 16, ठीक है, इसके आगे वाला, और 15 से जो करस्पॉन्डिंग है वो हो जाएगा 17। तो क्योंकि हमने अभी 14 पढ़ा है तो मैं 16 पे पहले चलती हूँ, उसके बाद आई एक्सप्लेन सेक्शन 16। सॉरी 16 से 17, 14 से करस्पॉन्डिंग सेक्शन 17 है, सेक्शन 17। अभी देखा भाई क्या था, पहली चीज हमने देखा सेक्शन 14 में बाउंड बाय लॉ, गुड फेथ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर ये सब होगा विच मीन्स नो ऑफेंस, मीन्स 14 का डिफेंस मिल गया, ये हो गया इसका 14 का। अब उसी से करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसी से करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 17। देखिए बहुत सिमिलर डेफिनेशन आपको दिखी, बहुत सिमिलर। Acts justified by law, ठीक है। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it, ठीक है। ये क्या है, यही सेम सेक्शन हमने 14 में देखी थी, उसमें क्या था, बस जहां जहां पे इसमें जस्टिफाइड बाय लॉ है वहां वहां पे उसमें बाउंड बाय लॉ था। उसमें क्या था, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, ठीक है। तो हमने 14 में क्या देखा कि वो ऑब्लिगेटेड है, वो बाध्य है वो करने के लिए। अब यहाँ भी क्या कहता है सेक्शन 17, क्या कह रहा है भाई, सेक्शन 17 उन लोगों को डिफेंस देता है कि भाई कोई चीज गलती से हो गई है तो बस उसको वो आपने जो कर दिया क्योंकि वो गलती से कर दिया गुड फेथ में तो वो जस्टिफाइड, ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ डिफेंस टू दोज हु एक्ट इन अ वे दैट द लॉ परमिट्स, ठीक है, दैट द लॉ परमिट्स, जस्टिफाइड है इवन इफ दे आर फैक्चुअली मिस्टेकन अबाउट द सिचुएशन। आपने कोई चीज करी, गलत करी, पर गलती से करी, गुड फेथ में वो चीज गलती से करी, इस केस में 17 का डिफेंस मिलेगा क्योंकि भाई लॉ कहता है कि वो चीज करने के लिए जस्टिफाइड थे, वो कर दिया तो कोई नहीं, जस्टिफाइड है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली 14 की तरह इसमें क्या है भाई, इसमें भी सिमिलर देखिए इसके एसेंशियल्स हैं, वहां पे या तो बाउंड बाय लॉ या होगी जस्टिफिकेशन। एक्ट इज ईदर जस्टिफाइड बाय लॉ और द पर्सन बिलीव्स इट टू बी, या तो वो जस्टिफाइड है करना, जस्टिफाइड में क्या मैंने बताया था, अब भी हमने डिस्कस किया कि भाई एक्सक्यूजेबल और जस्टिसिएबल। तो हम देख सकते हैं, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जस्टिसिएबल और एक्सक्यूजेबल, हमने अभी तक पढ़ा, सेक्शन 14 इसमें आ गया, ठीक है, कि भाई वो क्योंकि करने के लिए वो चीज बाउंड था तो वो जस्टिफाइड है, वहां पे उसका वो गलती नहीं है। फिर इसमें 17 आता है, देख रहे हैं हम कि भाई क्या है इस केस में दिया हुआ है 17 में कि वो उसने किसी इंसान ने जो करा वो एक्ट करने के लिए जस्टिफाइड है, उसे ऐसा लगता है एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, मिस्टेक ऑफ मतलब फैक्चुअल एरर की वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो करने के लिए वो जस्टिफाइड है, कि वो करने के लिए उस चीज को वो जस्टिफाइड, उसे गुड फेथ में ऐसा लगता है। अब जैसे मान लीजिए सेक्शन 17 देखते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन हम देखिए, इसका एक एग्जांपल देखिए, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मर्डर, ठीक है, ए ने देखा कि भाई जेड किसी का मर्डर कर रहा है, ए को ऐसा लगा, ए ने जब जेड को देखा तो उसे लगा कि ए जो है वो जेड जो है वो किसी का मर्डर कर रहा है, ठीक है, ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट exerted in good faith, ठीक है, गुड फेथ में उसने क्या किया, of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the fact seizes Z, भाई उसे लगा कि ओ माय गॉड Z तो किसी का मर्डर कर रहा है, तो उसने क्या किया कि Z को पकड़ लिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग Z बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज, उसने क्या किया कि भाई गुड फेथ में उसे सच में लगा कि Z जो है वो किसी का मर्डर कर रहा है, तो उसने उसे पकड़ लिया कि वो उसे पुलिस को दे देगा, प्रॉपर अथॉरिटीज को। A has committed no offense though it may turn out Z was acting in self defense, ठीक है। अब अगर असल में क्या हो, असल में मान लीजिए यहाँ पे ऐसा हो कि Z किसी का मर्डर नहीं कर रहा था, पर Z जो है वो सेल्फ डिफेंस बना हुआ था, सामने पहले उस पर किसी ने, जिस इंसान को वो मर्डर करता हुआ दिखा उसने पहले उस पर अटैक किया, तो उसने सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस पे एक्ट किया था, तो वहां पे तो भी उसकी गलती नहीं मानी जाएगी कि उसने उसको रोक लिया। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि जी इज अ गर्ल, ठीक है, जो किसी बिल्डिंग में रहती है, वो क्या, उसका विंडो जो है, और यहाँ पे एक और ये एक बिल्डिंग है जिसमें ये जी रहती है, और एक ये ऊंची सी बिल्डिंग है जिसमें डब्ल्यू, जिसमें लड़का रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये अपने टेरेस पे पहुंचा, तो इसके रूम के विंडो से, टेरेस पे से, लड़की के बिल्डिंग से, रूम के विंडो से, इसके फ्लैट की विंडो जो थी उससे इससे दिखा कि भाई द गर्ल इज फाइटिंग विद समवन, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े जैसे हालात है वैसा इसको दिखा, इस डब्ल्यू को देखा, डब्ल्यू ने कुछ देर देखा, डब्ल्यू ने पहले थोड़ी देर सीन को देखा और ऑब्जर्व करने की कोशिश की, कुछ देर बाद उसे ये लगा कि भाई जी पे ये जो लड़की है इस पे किसी ने अटैक कर दिया है, एंड मे बी ट्राइंग टू कमिट सम ऑफेंस, ठीक है, मे चलिए रेप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो डब्ल्यू को ये चीज लगी कि भाई ये लड़की जो है ये खतरे में है, एंड इस पे एक इंसान जो है वो ऑफेंस करने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू ने जब देखा उसको कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद उसे गुड फेथ में ये चीज लगी, उसने क्या किया, वो गया, वो आके और इसके साथ जो एक इंसान था जो कि था एच, ठीक है, वो गया और उसने एच को पीटना शुरू कर दिया, बिल्कुल बस पहुंच के खिड़की से पहुंच के और वहां पे विंडो तोड़ के और बस एच को पीटना शुरू कर दिया, उसने कुछ बात सुनी ही नहीं। 2 मिनट बाद जब लड़की ने उसको बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बहुत देर बोलने के बाद जब जाके इस डब्लू को पकड़ा, तब पता चलता है कि एच जो है एक से ड्रामा डायरेक्टर है एंड दे वो प्रैक्टिसिंग फॉर सम सीन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे डब्लू की तो कोई, उसने एच को वैसे तो काफी पीट दिया, अब एच को पिटाई के लिए भाई हर्ट करने के लिए वैसे तो उस पर लाइबल हो जाता है, लेकिन कोई लाइबिलिटी डब्ल्यू की नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि इसने देखा ऑब्जर्व किया गुड फेथ में, गुड फेथ में उसे लगा कि दैट दिस पर्सन इज अटैकिंग दिस गर्ल, गुड फेथ में इसने जाके इसको जान बचाने की कोशिश करने के लिए इसने एच की पिटाई कर दी,
तो क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हालांकि गलतफहमी हो गई, ऐसा था नहीं, he was not a type name, but they were practicing, just practicing some scene together, ठीक है। तो भाई उसने जाके पीट दिया, लेकिन क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया, तो कोई इंटेंशन नहीं था, उसने गलत समझ लिया। ये सेक्शन यही कहता है कि भाई उसने गलत समझ लिया, और गलत समझने की वजह से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब गलत समझने की वजह से उसे ऐसा लगा कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो करने के लिए वो जस्टिफाइड है। वो क्या कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस जब हम पढ़ते हैं, तो प्राइवेट डिफेंस में हम पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे, आईपीसी ने आपने पढ़ा होगा, पर हम आगे इसको पढ़ेंगे भाई। प्राइवेट डिफेंस क्या है, प्राइवेट डिफेंस क्या, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, किसी और की भी जान बचाने के लिए। तो इसे लगा कि प्राइवेट डिफेंस में कि इस लड़की की जान बचाने के लिए करना जरूरी है, ये जस्टिफाइड है। किसी को तो अगर 4 मुक्का मारने से लड़की की जान बच जाती है, वो इंसान भाग जाता है, तो करना, वो करने के लिए जस्टिफाइड है, वो हर्ट भी होता है, तो वो जस्टिफाइड है, उसे ऐसा लगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जब किसी को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो करने के लिए वो जस्टिफाइड है, लॉ उन्हें एक्सक्यूज करता है कि भाई ठीक है, आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं, वो ऐसा जनरल केस में ऑफेंस होता है, लेकिन जो कर रहे हो वो वहां पे जस्टिफाइड है। गुड फेथ में अगर ऐसा लगता है, तो इन दिस वो ऑफेंस नहीं होगा। इसलिए इन दिस केस डब्ल्यू हैज कमिटेड नो ऑफेंस। हालांकि अगर जनरल केस होता, ठीक है, ऐसे अगर डब्ल्यू ने एच की पिटाई कर दी होती, तो हाँ हर्ट के लिए लाइबल होता, लेकिन इस केस में क्योंकि उसे लगा कि वो गलत कर रहा है, वो जस्टिफाइड है करने के लिए, इसलिए डब्ल्यू जो है वो, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनी हुई है, कमिटेड नो ऑफेंस। इट इज वेरी सिमिलर टू द सेक्शन दैट वी जस्ट रेड, सेक्शन 14, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे वो पब्लिक अथॉरिटीज के लिए हो जाएगा। वो सेक्शन प्राइमरीली पब्लिक अथॉरिटीज के लिए हो जाता है कि भाई वो लॉ से बाध्य है वो करने के लिए, और यहाँ पे इंसान को, ये पब्लिक इंडिविजुअल्स के लिए भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी आएगा, उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो करने के लिए वो जस्टिफाइड है, लॉ उन्हें उस चीज करने के लिए जस्टिफाई करता है। यहाँ भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ पे भी मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वो एक्सक्यूज नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो ये इसकी माफी है, ठीक है। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एड। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट से गलत फहमी में, गलती से आपको लग जाता है कि आप जो कर, आपने जो देखा वो उसके हिसाब से आपको करना सही है, आप जो करने जा रहे हो आप उसके लिए जस्टिफाइड हो, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसका एक्सक्यूज है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए नहीं। हाँ देखिए, जो अभी हमने इलस्ट्रेशन जो देखा, ए सी जेड कमिट, जो इलस्ट्रेशन हमने अभी बेरक की देखी, इसके कुछ केसेस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। चिरंगी वर्सेस स्टेट, इस केस में क्या है भाई, कोर्ट ने क्या कहा, पहले तो क्या है, अ फादर मिस्टेक डेल्यूजन मिस्टेक ऑफ फैक्ट किल्ड हिज सन बिलीविंग टू बी अ टाइगर, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा फनी सा सर्कमस्टेंस है, पर दिस हैपेंड। फादर बिलीव कि भाई उनका बेटा जो है गलती से, बिलीविंग हिम टू बी एक टाइगर, को लगा कि यहाँ पे एक टाइगर है, और टाइगर समझ के गलती से अपने बेटे को ही मार दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, फादर की क्या लायबिलिटी बनी अपने ही बेटे को मारने के लिए, तो कोर्ट ने कहा नहीं, द कोर्ट अक्विटेड हिम। क्यों? होल्डिंग दैट ही एक्टेड अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग हिज सन। भाई इंटेंशन नहीं था यहाँ पे। जब हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करेंगे, इस पूरे पूरे सेक्शंस में द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटेंशन, इंटेंशन है कि नहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि गलती से हो गया, उन्हें लगा गलती से नहीं, गलत फहमी की वजह से हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ही बिलीव्ड दिस वन टू बी अ टाइगर, गलती से, और इसलिए उन्होंने गलती से अपने बेटे को मार दिया यहाँ पे, इसलिए उन्हें एक्विट कर दिया गया। Then there's another case which is a very important case, state of Odisha versus Ram Bahadur Thapa। इस केस में भाई क्या हुआ कि देखिए, द कोर्ट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 79 आईपीसी, जो कि अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 17 बीएनएस, because the accused acted in good faith under mistake of fact, believing the figure was a supernatural entity। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हो गए। अब देखिए, जैसा मैंने बताया, सेक्शन 14 और 17 बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, ये हो गया सेक्शन 14 बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 17 जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। दोनों के में डिफरेंस क्या है, पहली चीज
सेक्शन 14 कहता है कि भाई आप एक लीगल ऑब्लिगेशन में हो, आप एक ड्यूटी के अंदर हो, ऑब्लिगेटेड हो वो करने के लिए, आप बाध्य हो वो करने के लिए। सेक्शन 17 वो नहीं, ऑब्लिगेशन की बात नहीं करता है। सेक्शन 17 कहता है कि भाई आप जो कर रहे हो उसके लिए आप जस्टिफाइड हो, माफी मिल जाएगी इस चीज की, आपका ये करना जायज है, जायज इज द करेक्ट वर्ड एक्चुअली। यहाँ पे ऑब्लिगेटेड हो और यहाँ पे जस्टिफाइड हो, जायज है, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्ट कर रहे हो गलत फहमी की वजह से, गुड फेथ में गलत फहमी होने की वजह से जो एक्ट आप कर रहे हो उसके लिए जस्टिफाइड हो, आपको कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे प्राइमरीली पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं। ये सेक्शन जो है वो मेनली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए होता है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स सब आएंगे। ठीक है, दिस इज का एग्जांपल देखिए, सोल्जर फायरिंग अ मॉब एज पर ऑर्डर एंड देन दिस सिटीजन अरेस्टिंग अ सपोज्ड मर्डरर। ठीक है, ये हो गया 14 और 17, बहुत क्लियर हो गया, हमने डिफरेंस भी एग्जैक्टली देख लिया, बहुत सिमिलर सेक्शन है पर बहुत इजी सेक्शन है। द कॉन्सेप्ट इज, द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, पहली चीज तो ये कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। पहला कॉन्सेप्ट ये कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो ह्यूमन एरर है इसलिए एक्सक्यूजेबल है, उसकी माफी मिल जाएगी, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ की नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए नहीं, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड, एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू नो द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड, वो आपको पता होना ही चाहिए, इसलिए लॉ ऑफ लैंड, मिस्टेक ऑफ लॉ की आपको कोई भी माफी नहीं मिलती है, दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अगेन 14 और 17 दोनों बहुत सिमिलर हो जाएंगे इन सेंस की दोनों में गुड फेथ है, गुड फेथ में एक्ट किया जाना चाहिए, दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए आपको माफी मिल जाए, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन डिफरेंस कहां आ जाता है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आता है कि भाई एक में सेक्शन 14 में बाउंड बाय लॉ है और सेक्शन 17 में जस्टिफाइड बाय लॉ है। सेक्शन 14 प्राइमरीली पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, सेक्शन 17 सबके लिए, इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी। ठीक है, ये हो गया ये 14 और 17। अब आ जाते हैं सेक्शन 15 पे, डिस्कस सेक्शन 15 नाउ। नाउ 15 एंड 16 जो है वो एक जैसे सेक्शंस है। सेक्शन 15, तो देखिए सेक्शन 15 जो है वो क्या बात करता है, ये बात करता है जुडिशियल प्रोटेक्शन की। ठीक है, ये भी जो है ये भी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए आएगा। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए क्यों आएगा, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए इसलिए आएगा क्योंकि हमने पढ़ा था पब्लिक सर्वेंट्स की डेफिनेशन में जजेस भी इंक्लूड होते हैं। तो दिस सेक्शन आल्सो टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट्स। अब इसके पहले आईपीसी में कहा सेक्शन 17 में दे रखा था। ठीक है, ये सेक्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज। ठीक है, when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given by him by law। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल सी बात जो सेक्शन ये कह रहा है कि जजेस कोई काम अगर अपने जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त अपने जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो उस केस में चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उसके लिए लाइबिलिटी कोई इंपोज उन पे नहीं की जाएगी। जैसे बहुत सिंपल सा बहुत लेमन एग्जांपल, भाई किसी को डेथ कॉज करना वो मर्डर है, ठीक है, उसके वो एक ऑफेंस है, वो लाइबिलिटी होती है, लेकिन जजेस जब किसी के लिए डेथ पेनल्टी इंपोज करते हैं तो क्या उसके लिए उन्हें लाइबिलिटी लाइबल बनाया जाएगा, उनकी लाइबिलिटी बनेगी क्या, वो उसके लिए ऑफेंस हो गया, ऑफेंस कमिट किया है उन्होंने, नहीं। द आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज ही इज acting judicially, he is doing what he is supposed to do, he is acting judicially in the exercise of his power। ठीक है, अपने फंक्शंस को ही तो परफॉर्म कर रहे हैं जब वो जुडिशियल, he is empowered to give that decision, he is empowered to impose death penalty on somebody। तो जजेस जब अपने जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए उनको किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जज अपने जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो तब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब अगर देखिए अगर उनको इस चीज के लिए लाइबल ठहराए जाने लगे, सपोज कि भाई
कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई ये मुझे डेथ पेनल्टी कैसे दे सकता है, चाहे ऑफेंस कोई भी हो, और उसके लिए उन्हीं पे केस हो जाए, जजेस पे, तो क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंट रह पाएगी? फ्योर नहीं हो जाएगा? तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सेफ गार्ड किया जा सके, इसीलिए इन प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है, ताकि वो अपना ऑफिशियल डिसीजन जो अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो डिसीजंस ले रहे हैं वो विदाउट एनी फियर ले, किसी तरीके के डर के बिना, बिल्कुल, ताकि उनपे कोई झूठे केसेस ना लगाए जा सके, उनपे केसेस ना, यूजलेस फ्रिवलेस केसेस ना बस डाल दिए जाए कि भाई उन्होंने डेथ पेनल्टी इंपोज की तो इनका रिवेंज था इसलिए ऐसे ऐसे करके। ये सारी चीजों से बचाने के लिए ये प्रोविजन जो है वो इंक्लूड किया गया है कि जजेस जब कोई भी काम अपने जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हुए करते हैं तो उसके लिए उन पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब अब क्या है, अब हमने देखा था कि 2 क्लॉज 15 में जजेस की डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि ब्रॉड है। ऑफ कोर्स जजेस को हम वो तो जजेस कह ही रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं, इनके अलावा भी बहुत लोग थे जिनको हम जज में इंक्लूड करते हैं। तो ये जब जज की बात की गई है सेक्शन में, बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, देखिए इसलिए स्पेसिफिक किया गया है कि 2 क्लॉज 15 में आने वाले वो सारे लोग जो कि जजेस में इंक्लूड किए गए हैं उन सब पे होगा। वो लोग, वो सारे लोग, जैसे कि हमने कमिश्नर का एग्जाम्पल पढ़ा था, मैजिस्ट्रेट का पढ़ा था, वो लोग भी जब जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें जज कह रहे हैं, तो उस वक्त उनके भी डिसीजन से अगर कोई ऑफेंस इनडायरेक्टली हो रहा है तो वहां पे उसके लिए उनको लाइबल नहीं ठहराएगा, जिसका सबसे क्लियर और सबसे बेसिक एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए है जजेस का डेथ पेनल्टी इम्पोज। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या क्या है इस सेक्शन के लिए, देखिए तो बहुत सिंपल सी चीज है। हमने देखा सबसे पहले जज होनी चाहिए। जज कौन? 2 क्लॉज 15 के अंदर आने वाले सारे लोग, वो सभी जिनको जज में इंक्लूड किया गया है, वो कौन लोग हैं? जिनकी जजमेंट जो है, जिनका डिसीजन जो है वो फाइनल है, ठीक है। तो वो सभी लोग उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद वो जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जुडिशियल कैपेसिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ उस वक्त ये सेक्शन उन पे एप्लीकेबल होगा। वही लोग, जैसे जजेस को तो हाई कोर्ट कोर्ट के जजेस को छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट, जब वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस दौरान कोई ऑफेंस कमिट होता है तो द सेक्शन डजंट अप्लाई ऑन दैट। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दे आर परफॉर्मिंग जुडिशियली, तभी, ठीक है। और अपने पावर का लॉफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके नहीं कर रहे हैं, अपने पावर्स के विद इन जो पावर्स उनके हैं उसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, और विदाउट एनी मैलिस। मैलिस मतलब गुड फेथ के साथ वो कर रहे हैं, विदाउट एनी इल विल। अगर मैलिस का फैक्टर आ जाता है, अगर मैलिस आ जाएगा तो वहां गुड फेथ है ही नहीं। हमने पढ़ा था गुड फेथ में कर रहे हैं, गुड फेथ में अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं विदाउट मेनी मैलिस तो वहां पे इसका उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई विद इन जुरिस्डिक्शन, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि वो अपने पावर्स के विद इन रह के काम कर रहे हैं, लॉफुल उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर्स को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट एक्ट विद इन देयर लीगल अथॉरिटी, दे आर एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अपने पावर्स के लॉफुल एक्सरसाइज में कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही सेक्शन जो एप्लीकेबल है उन पे हो ही जाएगा, सेक्शन 15 उनके ऊपर आ जाएगा, उनका प्रोटेक्शन होगा, अरे सॉरी, उनकी प्रोटेक्शन होगी सेक्शन 15 के अंदर, ठीक है। लेकिन एक्सीड कर जाते हैं तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि भाई बियॉन्ड द पावर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीड कर गया, क्या एक्सीड कर गया तब क्या होता है कि देखिए क्या होगा, उस वक्त भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, प्रोवाइडेड दे एक्टेड इन गुड फेथ। अगर उनको लगा गुड फेथ दैट दे हैड द जुरिसडिक्शन टू एक्ट, अगर गुड फेथ में वो गलती से पावर एक्सीड कर गए, उन्हें लगा कि वो जो पावर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो उनकी पावर है, ठीक है, गुड फेथ में पावर एक्सीड कर गए, अपना जुरिसडिक्शन एक्सीड कर गए, तब तो उन्हें इसका डिफेंस मिलेगा, ठीक है। तब तो इससे इनको इम्यूनिटी मिलेगी, इस सेक्शन की इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं है, जो गुड फेथ नहीं है वही मैलिस है। मैलिस मतलब बैड इंटेंशन, ठीक है। अगर गुड फेथ नहीं बैड फेथ में मैलिस के साथ है तो यहाँ पे नो इम्यूनिटी, उस केस में फिर कोई डिफेंस सेक्शन 15 का नहीं मिलेगा। जुरिसडिक्शन के अंडर है तब तो क्लियरली यू कैन इम्पोज एनी
you can do anything judicially and then get away with the section, because the section itself says gives immunity to everybody, to all the judges, ठीक है, जो कि सेक्शन के अंडर आ रहे हैं। लेकिन अगर पावर्स एक्सीड कर दिया, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, तो भी प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने वो जो एक्सीड किया जुरिस्डिक्शन वो मैलिस के तहत नहीं किया। ये नहीं कि बिकॉज यू वांटेड टू इम्पोज सच एंड सच पनिशमेंट, इसलिए आपने जानबूझ के उसको एक्सीड करके भी वो दे दिया। अब जैसे हमें पता है कि हर कोर्ट का एक फिक्स जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, वो उतनी ही लिमिट तक पेनाल्टी इंपोज कर सकते हैं। अब क्योंकि आपकी नजर में कोई क्रिमिनल ने बहुत गलती की, जो भी उसने किया उसने बहुत गलत किया, आपको आप बिल्कुल मतलब मॉरली बिल्कुल डिस्ग्रेस्ड हो उस इंसान से, तो भाई आपको लगता है कि इससे बहुत ज्यादा पनिशमेंट इसको देनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, तो आप अपने बायस्ड होके अगर उसको पेनाल्टी इंपोज करोगे, अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करके भी आपने दे दिया, बिकॉज यू थॉट कि भाई क्या है, बात बोल रही कि गलती से हो गया था, मुझे पता नहीं चला, आई डिडंट वांट टू, बट आई डिड नॉट रियलाइज, और गुड फेथ में गलती से मैंने वो चीज अपनी जुरिस्डिक्शन में एक्सीड कर दिया, तो आपको वहां पे डिफरेंस इसका नहीं मिलेगा। द एक्सीडिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी डन इन गुड फेथ, ठीक है, अगर मैलिस आ जाता है वहां पे तो फिर देयर इज नो डिफरेंस। नाउ इंपॉर्टेंट केसेस, मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन, इस केस में क्या था भाई, इवन इफ देयर इज एन एलिगेशन ऑफ एन अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर मतलब एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, ठीक है, कि भाई अपने पावर को एक्सीड कर दिया गया, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर दिया, एक्सीडिंग jurisdiction. The protection remains as long as the act itself was a judicial one performed within the scope of the judge's authority. भाई आपने अपने पावर को एक्सीड करके भी अगर उसका मिसयूज भी किया तो भी आपको उसका प्रोटेक्शन मिला दिया जाएगा, इस सेक्शन का, सेक्शन 15 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अगर जो एक्ट किया वो जुडिशियल कैपेसिटी में किया तो मतलब ये जो है, ये जजमेंट जो हम देख रहे हैं मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन का, ये सेक्शन से अलग बात कह रहा है। कई बार हम जजमेंट देखते हैं, वो बहुत, जजमेंट में क्या है, जज का अपना डिस्क्रिशन है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो ये सेक्शन, ये जो केस है, इस केस में बिल्कुल जो सेक्शन है उससे बात अलग की गई। प्रिंसिपल क्या था भाई, देखिए, क्लासिक केस एस्टैब्लिश दैट जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी प्रोवाइडेड द एक्ट इज विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। ये तो जनरल प्रिंसिपल है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अपने अगर जुरिस्डिक्शन को एक्सीड भी कर गए तो भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर आपने जो आपकी अथॉरिटी है उसको जुडिशियल फंक्शन के लिए परफॉर्म किया है, ठीक है भाई। इवन इफ there is an allegation of an abuse of power, abuse of power का एलिगेशन है भी तो भी the protection remains, तब भी आपको डिफेंस मिलेगा इस सेक्शन का, as long as the act itself was a judicial one, अगर जुडिशियल कैपेसिटी में काम किया गया, जुडिशियल फंक्शन किया गया, परफॉर्म विद द स्कोप ऑफ जजेस अथॉरिटी, ठीक है। अनदर केस, रुचापुड़ी सुब्बा राव वर्सेस एडवोकेट जनरल, इस केस में क्या हुआ कि द प्रोटेक्शन की मीनिंग बताइए, जो प्रोटेक्शन टर्म हम यूज कर रहे हैं इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 15 में, भाई विद इन जुरिस्डिक्शन, द प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या है। तो इस केस में कहा गया कि द प्रोटेक्शन इज मेंट फॉर द ऑफिस, ठीक है, नॉट द इंडिविजुअल्स पर्सनल कंडक्ट, उस पोजीशन के लिए आपको दी जा रही है, आपके पर्सनल कंडक्ट के लिए नहीं दिया जा रहा है। इफ द जज एक्ट्स विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन व्हाटसोएवर एंड विदाउट गुड फेथ, द शील्ड इज रिमूव्ड। अगर बिना गुड फेथ के बिल्कुल जो मर्जी आई आपने वैसा डिसीजन लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिलते ही रहेगा। प्रोटेक्शन कब मिल रहा है, जब आप एक्सीड भी कर रहे हो, लेकिन अगर गुड फेथ में वो काम कर रहे हो, ठीक है, जुडिशियल फंक्शन गुड फेथ में परफॉर्म कर रहे हो तो मिलेगा। लेकिन बिल्कुल ही गुड फेथ नहीं है, मैलिस के साथ कर रहे हो, जुरिस्डिक्शन भी एक्सीड कर दिया, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। Again, then this is again a very similar section, जैसा section 14 to 20 था, वैसे section 15 and section 16 corresponding section है। अब section 15 में हमने जजेस, पर्टिकुलरली जजेस की बात की, ठीक है, जजेस को कब इम्यूनिटी मिलेगी, यहाँ पे उन लोगों की बात करिए सेक्शन 16 में, जो कि आईपीसी के सेक्शन 78 में था, वो ये सेक्शन उन लोगों से डील करता है। अब जजमेंट देना जज का काम, ठीक है, उन्होंने दे दिया, वहां काम खत्म। जजमेंट देने के बाद क्या, जजमेंट देने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि भाई हैंग टिल डेथ पेनल्टी है,
ठीक है, तो डेथ पेनाल्टी को कोई इम्पोज तो करेगा, जो हैंगमैन होते हैं वो, या अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए जब कहा गया है तो पुलिस अरेस्ट करेगी, ये सारी चीजें हैं। तो जो लोग जजमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, जजमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, वो भी लायबल नहीं होंगे अंडर सेक्शन 16, उनको भी इम्यूनिटी दी जाएगी। जैसे जजेस को इम्यूनिटी मिली वैसे ही इनको, वरना तो फिर सारे अरेस्टिंग के लिए पुलिस पे केस ही होते रहे, सोचिए कितने केसेस हो जाएंगे पुलिस पे। वैसे हैंगमैन जो है वो भी लोगों को डेथ कॉज करने का ही काम कर रहे थे, फिर उनपे भी मर्डर के चार्जेस लग जाए, पर नहीं, वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए सेक्शन 16 जो है वो ये कह रहा है कि नथिंग विच इज डन इन पर्सुएंस ऑफ और विच इज वांटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, जजमेंट या ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कोई अगर एक्ट किया गया है, इफ डन विल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, उस is an offense, notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order, provide the person doing that in good faith believe the court had such jurisdiction। अब ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन बस इतनी सी बात कह रहा है कि कोई इंसान अगर कोर्ट के जजमेंट को या डिसीजन को इन्फोर्स करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई काम करता है, तो वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल पुलिस, बेलिस एक्सेट्रा, ठीक है, भाई जो भी कोर्ट ऑफिसर्स हैं उनको इसमें प्रोटेक्शन दी गई है कि आप इन चीजों के लिए जो कि कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए है, उसके नहीं, उसको उनको भी इम्यूनिटी दी जाएगी। एग्जीक्यूशन में जो लोग लगे हुए हैं, डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और जजमेंट, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। जैसे जज को मिला वैसे ही जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं जजमेंट के ऑर्डर को, उनको भी दी जाएगी। नाउ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज टू इंश्योर, ठीक है, क्यों किया गया, क्यों इनको इम्यूनिटी दी गई, भाई चलो जजेस को तो दे दिया आपने, चलो ठीक है, इनको क्यों दिया, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये इंश्योर दैट द मशीनरी ऑफ जस्टिस कैन फंक्शन, ताकि उन्हें किसी चीज का डर ना हो। वरना आप सोचो अगर पुलिस को इस बात का डर हो कि भाई वो किसी को अरेस्ट करेंगे तो उनपे केस हो जाएगा, तो वो कैसे किसी को अरेस्ट करेंगे, चाहे कोर्ट का डिसीजन ही क्यों ना हो, वो कैसे किसी को अरेस्ट करेंगे। तो जस्टिस वाला जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरी सिस्टम है, उसको इंडिपेंडेंट रखने के लिए, उसको फ्री रखने के लिए, उसको ताकि अननेसेसरी की चीजों से बचाया जा सके, जस्टिस बिल्कुल फ्री माइंड से डिलीवर किया जाए, इसलिए इस सिस्टम को, इस सेक्शन को बनाया गया, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ सेक्शन 15 दोनों के बीच का कोरिलेशन, जैसे मैंने कहा कि दोनों करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 में जज को किया और उसके बाद उसके सारे एग्जीक्यूट करने वाले ऑफिसर्स को, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये सेक्शन 15 इज द ब्रेन, ठीक है, 15 में क्या डिसीजन दिया गया, दिमाग से दिया गया डिसीजन। सेक्शन 16 इज द हैंड्स, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, दिमाग से डिसीजन दिया गया और एग्जीक्यूट करने के लिए हैंड्स, ठीक है। तो दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है बीएनएस के अंडर 15 एंड 16 में। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, जैसा हमने देखा कि भाई सबसे पहले सेक्शन में जो चीज हमने देखी कि मान लीजिए एक एग्जांपल ये आता है कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है से, उसको जेड पर्सन को अरेस्ट करने का ऑर्डर था, ठीक है, ही वेंट देयर एंड ही अरेस्टेड जेड, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ तक तो सब ठीक है कि भाई ए को ऑर्डर था जेड के पास जाके अरेस्ट करने का, जेड को अरेस्ट कर लिया, यहाँ तक ठीक है। अब बाद में पता क्या लगता है कि ए ने जिस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए जेड को अरेस्ट किया, द कोर्ट इटसेल्फ हैड नो जुरिसडिक्शन, कोर्ट के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं था, वो जो डिसीजन उन्होंने दिया, वो डिसीजन देने का उनके पास जुरिसडिक्शन था ही नहीं, वो तो जुरिसडिक्शन ही एक्सीड कर गए। उस केस में क्या होगा भाई, जिस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए ए ने एक्ट किया, अरेस्ट करना चलो ठीक है जस्टिफाइड था, भाई आप कोर्ट के फॉलो कर डिसीजन को फॉलो कर, आपने देखा कि उसके लिए जस्टिफाइड है। लेकिन जब कोर्ट ही के पास जुरिसडिक्शन नहीं था, कोर्ट ने ही उसे एक्सीड कर दिया, उस केस में क्या ए लायबल होगा? सो द आंसर इज नो, उस केस में भी ए जो पुलिस ऑफिसर है वो लायबल नहीं होगा। बट व्हाई, क्यों, यहाँ पे तो क्यों है, क्योंकि भाई
आपने ठीक है रेस्ट किया, इज ओके फाइन, ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन द कोर्ट इटसेल्फ हैड नो jurisdiction, देन इसलिए इम्यूनिटी मिलेगी बिकॉज द सेक्शन इटसेल्फ स्टेट्स, नाउ सी व्हाट इज इट स्टेट, इट स्टेट दैट notwithstanding the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order, ठीक है, provided the person doing that in good faith believes the court has such jurisdiction। अब भाई गुड फेथ में कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आपने किया, तो इसमें चाहे कोर्ट की इसमें जुरिस्डिक्शन ना हो, चाहे कोर्ट ने ही जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया, लेकिन क्योंकि आपने गुड फेथ में दिस सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए किया, इसलिए आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। देखिए द शील्ड सबसे important, one of the strongest parts of the section is that it protects the officer even if the court had no jurisdiction to pass the such order। अगर jurisdiction नहीं भी था तो भी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए किया। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन, कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड क्या है कि द ऑनेस्टली बिलीव, ऑफिसर जो है वो ऑनेस्टली बिलीव करता था गुड फेथ में, भाई उसे लगता था, उसे लगता कि कोर्ट ने जब दिया है ऑर्डर तो उसका जुरिस्डिक्शन है, तो अगर गुड फेथ में कोर्ट ये मान पुलिस ऑफिसर ये मानता है तो वहां पे उनकी भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में एग्जीक्यूशनर हैंगमैन, एन एग्जीक्यूशनर हु कैरीज आउट अ डेथ सेंटेंस ऑर्डर बाय अ कोर्ट इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूट कर रहा है वो, पुलिस बेली के सारे लोग इसमें काउंट इसमें आ जाएंगे। तो मतलब अगर हम देखें तो सेक्शन 14, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16, ये तीन सेक्शंस जो हैं वो पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं, किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को। ये इम्यूनिटी सिर्फ दी गई है पब्लिक सर्वेंट्स को 14, 15 एंड 16 की, 17 में नहीं, क्या 17 के लिए भी है, नो 17 में नहीं, 17 प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी है, लेकिन 14, 15 एंड 16 पब्लिक सर्वेंट्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ दिस केस ऑफ कपूरथल विद द स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कोर्ट ने ये कहा दैट एन इफ एन ऑफिसर एक्ट्स अंडर अ वारंट, ठीक है, दैट अपीयर्स वैलिड ऑन इट्स फेस, करेक्ट, अभी तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई ऑर्डर पे काम कर रहा था, जो उसे ऑर्डर था उसके हिसाब से काम कर रहा था, they are protected, they are not required to investigate whether the judge followed every procedure detailed perfectly before applying the order। जैसे हमने वो कंडीशन पढ़ी भाई, इसमें क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड द पुलिस ऑफिसर एक्ट, प्रोवाइडेड द पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ, दैट प्रोवाइडेड द person believed that the court believed in good faith that the court has jurisdiction to pass such order, ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, मतलब क्या कि भाई पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में बिलीव करता है कि कोर्ट के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन है वो डिसीजन देने का, तभी उसने ये ऑर्डर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पता कैसे करेंगे पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में इस चीज को मानता था कि नहीं, सारी दोनों चीज, दोनों पॉसिबिलिटी है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, बट देन हाउ टू प्रूव दिस। सो इस केस में ये चीज कही गई बिकॉज सी गुड फेथ का, जैसे हमने पहले बात करी थी कि गुड फेथ जो है वो भी अगेन एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आप उस चीज को मानते हो कि वो सही है, आपने सारा ड्यू केयर एंड अटेंशन लिया था, ठीक है, उस चीज को बिल्कुल पूरे ध्यान से करा था। तो ये कैसे पता चलेगा, ये भी कंडक्ट से पता चलता है कि कैसे गुड फेथ था या नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ कहा कि इस गुड फेथ को पता करने के लिए कि भाई पुलिस ऑफिसर जो है उसने ऑर्डर पे काम किया, बस इतना ही काफी है, उनको ये बात गुड फेथ में है कि नहीं वो पता करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि भाई वो पूरे जजमेंट की टेक्निकलिटी में जाए कि क्या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, वो अगर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो कर रहे थे, दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर द प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है ना। सेक्शन 17 देख लिया, सेक्शन 18, सो सेक्शन 18 क्या है, अब सेक्शन 18 बात करता है एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट इन द लॉफुल एक्ट व्हिच वाज अंडर सेक्शन 80 अर्लियर आईपीसी, ठीक है। व्हाट इज द सेक्शन स्टेट, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ठीक है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge, ठीक है, in the doing of a lawful act in a lawful manner by a lawful means
एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। प्रॉपर केयर एंड कॉशन देखिए इंडिरेक्टली लिखा है, मतलब क्या हो गया, गुड फेथ। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम हाउ इट वाज यूज्ड इन आईटीसी, एग्जैक्टली सेम है। अब ये सेक्शन कह रहा है भाई, कोई चीज जब आप पूरे ध्यान से करते हो, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन के साथ, गुड फेथ में, ठीक है, प्रॉपर केयर एंड अटेंशन मतलब गुड फेथ में कर रहे हो, पूरे ध्यान से करते हो, कोई लॉफुल एक्ट लॉफुल तरीके से, ठीक है, लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस किसी लॉफुल काम को, मतलब काम भी ऐसे नहीं कि काम ही वो गलत है, नहीं, काम भी सही है, तरीका भी सही है, किसी सही तरीके से सही कर रहे हो उसको, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के या नॉलेज के। ये भी नहीं कि उसको करते वक्त दिमाग में इंटेंशन भी है क्रिमिनल, कुछ नहीं। इन सबके बावजूद अगर कोई घटना हो जाती है, आपने पूरी तरीके से कॉशन लिया, ठीक है, जितना आपको लेना चाहिए था, आपने लॉफुल एक्ट किया है, आपने पूरा कॉशन के साथ किया है, आपने लॉफुल तरीके से किया है, आपने बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया है, सब कुछ होते हुए भी अगर कोई मिस फॉर्चून हो जाता है, अगर कोई घटना घट जाती है, ठीक है, वहां पे क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस, मतलब तो कोई घटना घट गई तो उस केस में वहां पे उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे, वो ऑफेंस नहीं काउंट किया जाएगा। ये तो ये सेक्शन बेसिकली ये बात कह रहा है कि भाई कोई चीज अगर बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन की गई हो, पूरे ध्यान से की गई हो, लॉफुल एक्ट था, लॉफुल तरीके से सारी चीजें ध्यान में रख के की गई, उसके बावजूद भी अगर कोई घटना घट जाती है तो वो ऑफेंस नहीं है। देखिए बेसिकली है, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, सब कुछ करने के बावजूद, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स एंड इंटेंशंस मिसफॉर्चून हैपेंस, ठीक है, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कुछ हो जाता है, देयर इज नो मेंस रिया एंड सो देयर इज नो क्राइम। पूरी तरीके से किया था, सब सारा कुछ ध्यान में रख के उसके बाद भी अगर कुछ घटना कर गई, वहां पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वहां पे आप लाइबल नहीं होगे उस ऑफेंस के लिए। अब जो चीजें जरूरी है इस सेक्शन के अंडर कवर होने के लिए, अगर कोई एक्ट हो गया तो इस सेक्शन के अंडर कवर होने के लिए, मतलब एक्सीडेंट का आपको इम्यूनिटी इसकी कब मिलेगी, तो इस सेक्शन के अंडर फॉल करने के लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, जो जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन सबसे पहले क्या कहता है भाई कि लॉफुल एक्ट है होना चाहिए, पहले तो जो काम कर रहे हो वो ही लॉफुल होना चाहिए, अगर जो कर रहे हो वही अनलॉफुल है तो कहां से, फिर तो आपका एक्ट ही गलत, ठीक है। लाइक इफ यू आर किलिंग समबडी, किसी का मर्डर कर रहे हैं और ये ऑफेंस ले रहे हैं कि नहीं नहीं गलती से हो गया, गलती से कैसे हो गया भाई, यू आर किलिंग समबडी, अगर आप किसी के गले पे रोप से कस रहे हो, यू नो दैट एट सम पॉइंट इन टाइम द पर्सन इज गोइंग टू डाई, आपको पता है, आप ये डिफरेंस नहीं ले सकते कि गलती से कस गई रस्सी, नहीं, यू डिड दैट, तो द एक्ट इटसेल्फ हैज टू बी लॉफुल, ठीक है, पहले तो काम सही कर रहे थे। दूसरा लॉफुल मींस लॉफुल तरीके से कर रहे थे, ये भी नहीं कि गलत तरीके से कर रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कार चला रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल लेते मान लीजिए ए इज ड्राइविंग अ कार, और ये जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जिस जैसे चलना चाहिए, मतलब अपने करेक्ट पाथ पे चल रहा है, रॉन्ग साइड से नहीं जा रहा है, स्पीड लिमिट भी नहीं क्रॉस करी है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंस इज कि ये एक्स जो है इसकी कार रॉन्ग साइड से आती है, ठीक है, इसकी कार रॉन्ग साइड से आ गई और गलती से ए जो है वो इससे जाके गिर गया। अब क्योंकि एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे पे आपकी स्पीड लिमिट जरूर है, पर स्पीड लिमिट में आप कार चलाओगे तेज, तो वहां पे क्या हुआ, एक्स वाज कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, तो ए की कार की कोलाइड कर गए इससे, इसने पूरे बचाने की भी कोशिश की ना, उधर कार को करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, बच नहीं पाई कार, बीच में एक साइड एक दूसरी कार में पास कर रही थी, तो उससे बचाने के चक्कर में कि लगे नहीं, द कार कोलाइडेड विद एक्स, ठीक है, एंड एक्स डाइड। अब यहाँ का एक्सीडेंट हो गया। अब क्या है कि भाई एक्स ए जो है वो पहले देखते कि लॉफुल एक्ट कर रहा था, हाँ सही तरीके से चल रहा था, रॉन्ग वे पे नहीं चल रहा था, स्पीड लिमिट में भी चल रहा था, सारा कुछ तो लॉफुल एक्ट था। लॉफुल मीन्स बिल्कुल सही सही आप जा रहे हो, लॉफुल एक्ट ठीक है, लॉफुल मीन्स सही तरीके से चल रहे हो आप, रॉन्ग वे पे नहीं चल रहे हो, स्पीड लिमिट के अंदर चल रहे हो, उसको भी बाईपास नहीं करा है, तो लॉफुल मीन्स सब कुछ। प्रॉपर केयर एंड कॉशन, उसको बचाने की कोशिश भी की आपने रीजनेबल तरीके से, प्रॉपर केयर एंड कॉशन का क्या मतलब है, मतलब ये कि जितना पॉसिबल हो सकता था कोशिश की उस चीज को कि वो ना हो पाए, ठीक है, तो वो भी आपने किया।
ले और कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं था, अपना नॉलेज थी भाई, ऐसा नहीं है कि आप चाहते थे एक्स को मारना, नहीं, कोई इंटेंशन नहीं था, आपको पता नहीं था, व्हेन यू स्टार्टेड यू डिड नॉट नो दैट यू विल एंड अप कोलाइडिंग विद एक्स, आपको नहीं पता था, बिकॉज आप जा रहे हो बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हो, ये गलत साइड से आ रहे हैं, एक्स गलत साइड से आ रहा है, तो अगर ये चारों चीजें जब फुलफिल हो रही है कि लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मीन्स है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे इसके बावजूद भी भाई आपकी गाड़ी एक्स से लड़ गई और एक्स की डेथ तो हो गई, ठीक है, आपको भी चोट लगी पर एक्स डाइड ऑन द स्पॉट, अब यहाँ पे क्या है कि भाई आपको उसकी लाइबिलिटी मिलेगी, देखा जाए ऑफेंस तो हुआ है, एक्स की डेथ हो गई है, लेकिन क्योंकि ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो ये एक्सीडेंट में फॉल करेगा और आपको एक्सीडेंट का की इम्यूनिटी मिल जाएगी अंडर सेक्शन, विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 18, सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस की इम्यूनिटी मिल जाएगी कि भाई एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी फोरसीन, जिसको फोरसी नहीं चलता, जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको पहले नहीं देख सकते, जब आप चलते हो तो आप ये सोच के नहीं चलते हो कि आगे जाके गाड़ी किससे लड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, तो कोई ऐसी घटना जो कि फोर्सी नहीं की जा सकती पर वो हो गई, इसके बावजूद कि आपने सारी चीजें ध्यान में रखी थी, आपने कोई गलत काम नहीं किया, गलत तरीके से नहीं किया, आपने पूरा रीजनेबल जितना ध्यान दे सकते थे वो दिया, सब कुछ किया, इसके बावजूद भी अगर, और ना ही कोई क्रिमिनल इंटेंशन था, तो इन सबके बावजूद भी अगर कोई घटना घट जाती है, समथिंग एन एक्ट दैट यू डिस्पाइट टेकिंग रीजनेबल केयर कुड नॉट प्रिवेंट, कुड नॉट फोर्सी एंड कुड नॉट प्रिवेंट, उस केस में कहेंगे कि एक्सीडेंट की इम्यूनिटी मिलेगी अंडर सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस, ठीक है, एक्सीडेंट हैज बीन डन, नॉट मर्डर बट एक्सीडेंट हैज बीन डन, और इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का मतलब लिटरल मीनिंग ही है फोर्सिंग नहीं कर पाना, समथिंग दैट कैन नॉट बी फोर्सीन, तो उस चीज को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते थे, तो वहां पे ये इसके आपको इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है कि इनमें से कोई भी एक मिसिंग है, या तो वो एक्ट ही लॉफुल नहीं था, या एक्ट तो लॉफुल था पर लॉफुल तरीके से नहीं, आप जैसे मान लो इसमें आप जा तो सही रहे थे लेकिन ओवर स्पीडिंग करके जा रहे थे, स्पीड लिमिट अगर 50 है, आप चल रहे थे 90 पे, ठीक है, स्पीड लिमिट 50 है तो आप चल रहे थे 90 पे, ओवर स्पीडिंग थी तो आपको इसकी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो मतलब आपके लिए सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए, फिर प्रॉपर केयर एंड कॉशन, अगर ये भी मिसिंग था, अब जैसे मान लीजिए आपने बचाने की कोशिश ही नहीं की, आपने देखा रॉन्ग साइड से तो आपने मुड़ाने की कोशिश की ना, बचाने की कोशिश, सीधे ले जाके लड़ा दिया, इनफैक्ट आपको गुस्सा, ठीक है रॉन्ग साइड से चला रहे हो तो चलो बताता हूँ, तो अगर केयर एंड कॉशन नहीं किया या फिर क्रिमिनल इंटेंशन, कुछ भी कोई एक भी चीज अगर मिसिंग है इसमें, कोई एक भी चीज, तो इम्यूनिटी इसकी नहीं मिलेगी सेक्शन 18 की। For section 18 to come into picture, all the four essentials have to be fulfilled at all times. जब चारों फुलफिल होंगे तभी सेक्शन 18 की इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है, इसका एक ये this is a very common example. If A is chopping wood in his own backyard, ठीक है, भाई अपने घर में लकड़ियां काट रहा है, and the axe flies off hitting a bystander, हुआ क्या कि अब ए जो है अपने घर में लकड़ियां काट रहा है, ठीक है, एक्स से कट कर रहा है, अब ए जो है अपने घर में कट कर रहा है और उसके एक्स का जो एक्स कुछ ऐसा सा होता है, तो एक्स का जो हेड है मतलब ये पोर्शन जो है ये उड़ के जाके यहाँ पे वाई कोई पर्सन खड़ा है, इसका सर काट देता है, सर धड़ से अलग, इसका सर गिर गया यहाँ, बॉडी रह गई यहाँ, ऐसा, ठीक है, तो अब जब इस केस में भाई क्या है, अब यहाँ पे इसको मिलेगा कि नहीं, इम्यूनिटी मिलेगी कि नहीं ए को, उसके लिए सबसे पहले देखिए एक एक करके देखिए क्या वो कोई अनलॉफुल एक्ट काम कर, सबसे पहले क्या है लॉफुल एक्ट होना चाहिए, तो देखेंगे क्या वो कोई लॉफुल एक्ट करा है या अनलॉफुल, एक्ट तो लॉफुल था, अपने घर में लकड़ियां काट रहा है, कोई भी काट सकता है, कर सकते हैं, देन बी लॉफुल मीन्स लॉफुल तरीके से, ऑफकोर्स एक्ट से लकड़ी काट रहा था उसमें गलत क्या है, ठीक है वहां भी सही है, सी प्रॉपर केयर एंड कॉशन, क्या उसने पूरा ध्यान दिया था, अब देखिए वो कह सकता है कि भाई इसका जो हेड है, एक्स का हेड है, वो ए को अगर पता था, ए न्यू कि नहीं उसका एक्स बिल्कुल ठीक है, नया खरीदा है उसने, पिछले 10 दिन पहले ही खरीदा है, बिल्कुल एक्स एकदम नया है, ठीक है,
उसके बावजूद भी ये एक्स का हेड जाके अगर उड़ के जाके इस वाई के हेड को अलग कर देता है, एक्स का हेड वाई के हेड को अलग कर दिया, तो उस केस में ए को इम्यूनिटी मिलेगी 18 को, 18 की, ठीक है कि भाई एक्सीडेंट था, नया एक्स खरीदा, कोई गलती ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए को पहले से पता था, ये एक्स जो है इसका ये 3 साल पुराना हो चुका है, ए को पता था कि ये एक्स का जो हेड है वो थोड़ा लूज हो चुका है, वो कई बार ऐसे से हिलता है, ठीक है, वो प्रॉपरली मतलब उससे दिक्कत होती है, उसके चांसेस है, वो खतरनाक हो चुका है इन द सेंस कि काफी पुराना हो चुका है, तो उसका हेड जो है वो काफी लूज हो चुका है अपने वुडन पार्ट से। ही न्यू दैट, ए न्यू दिस थिंग ऑलरेडी, और ऑलरेडी एक बार मान लीजिए ऐसा हो चुका है कि भाई उसका एक एक्स से वो उसका हेड जो है वो निकल गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे हुई कि वो जहां पे गिरा वहां पे कोई नहीं खड़ा, वहां पे कोई इंसान नहीं था, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको जब पता थी ये चीज, तो इसने प्रॉपर केयर नहीं लिया, इसने इस चीज को बदला नहीं, बनवाया नहीं, या नया एक्स नहीं लिया। यू न्यू दैट दिस माइट हैपन, आपको पता था क्योंकि ऐसी चीज ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पता था कि एक्स का हेड लूज है, तो क्योंकि आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया, आपकी इंटेंशन नहीं था वहां पे, इंटेंशन यहाँ पे किल करने का नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रॉपर केयर जो है वो लैक कर गया, इसलिए ए विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है। अब जब क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि देखिए दिस इज प्रोटेक्टेड, विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी चीजें एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा बिल्कुल उसने सारा प्रॉपर केयर एंड कॉशन दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए भीड़ में, जैसे बारात में, कई बार आपने देखा बारात में लोग खुशी से गन फायर करते हैं, ठीक है, या भीड़ के एरिया में कोई रिलीजियस मान लीजिए ग्रुप है वो जा रहा है, ठीक है, उस पूरे ग्रुप में आ, अगर ऐसा होता है कि किसी ने खुशी से, या गन फायर छोड़िए, अगर कोई दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बारात में गन फायर लोग करते हैं, या अगर कोई रिलीजियस प्रोसेशन चल रहा है, उस प्रोसेशन में आ, कुछ लोग जो हैं वो स्वॉर्ड के साथ अपने स्वॉर्ड को नचाने लगते हैं, ठीक है, तो अपने स्वॉर्ड के साथ वो उसके साथ करतब दिखाने लगे। अब वहां पे क्या है, उस करतब दिखाने के दौरान या यहाँ पे गन फायर के दौरान अगर किसी को गन शॉट लग जाता है, या उस स्वॉर्ड से खेलने के दौरान किसी को उससे इंजरी हो जाती है, तो आपको क्या लाइबिलिटी मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी सेक्शन 18 की? नहीं, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रीजनेबलनेस है, रीजनेबल केयर है, आपने वो तो लिया ही नहीं। भाई आपको पता है कि जब एक बारात है, मतलब देयर इज दिस भीड़, उस क्राउड में आप गन फायर करोगे तो वो शॉट किसी को लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। रीजनेबल केयर, प्रॉपर केयर का क्या मतलब है कि भाई आप इस चीज को समझो कि क्या इससे कोई खतरा है नहीं है, ठीक है, उस चीज को पूरा पूरी तरीके से उसका ध्यान देना। तो अगर यहाँ पे वो गन फायर किसी को लग जाता है तो 18 की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सिमिलरली रिलीज प्रोसेशन में स्वॉर्ड्स चलाने के दौरान अगर किसी से उसकी इंजरी हो जाती है तो 18 की इम्यूनिटी उसमें नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है, सो हमने सेक्शन 14 से लेके 18 तक एक एक चीज को अभी तक हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि कब इम्यूनिटी आएगी, कब नहीं आएगी, क्या होते हैं, सारी चीजें हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है, किस किस टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने जस्टिसिएबल एंड एक्सक्यूजेबल पढ़ा, उसके अंडर क्या कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कब जस्टिसिएबल लगेगा, कब एक्सक्यूजेबल लगेगा। उसके बाद हमने 4 सेक्शंस देखे, 14, 15, 16, 17, 18, 5 सेक्शंस। 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, जजेस को कब मिलेगी इम्यूनिटी, एग्जीक्यूशन करने वालों को जजमेंट के कब मिलेगी, पब्लिक सर्वेंट्स को कब मिलेगी, पुलिस ऑफिसर को कब मिलेगी, एक्सीडेंट कब होता है, और हमने बहुत सारे लैंडमार्क केसेस भी देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 19। This is a very important case. This is a very important case of accident under reverse
जेट्स बहुत ही पुराना केस है, पर इस केस में कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो फाउल प्ले। बेसिकली रेसलिंग मैच के दौरान एक इंजरी हो गई थी जिससे डेथ हो गई, उससे रिलेटेड केस था कि देयर वाज नो फाउल प्ले और इंटेंट टू कॉज सीरियस इंजरी। ठीक है, कोई इंटेंशन नहीं था। और रेसलिंग जो है वो भी लॉफुल एक्ट है, मतलब कोई एक्ट जो था वो भी अनलॉफुल नहीं था, अनलॉफुल तरीके से भी नहीं किया गया था, इंटेंशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एंड दे वर एक्टिंग विद द इम्प्लाइड कंसेंट एंड केयर ऑफ द स्पोर्ट। ठीक है, भाई प्रॉपर केयर के साथ किया जा रहा था, तो इसलिए एक्सीडेंट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, मतलब इस सेक्शन की इम्यूनिटी मिलेगी। सो अप टिल हियर हमने एक्सीडेंट तक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था दैट आई फॉरगॉट, तो अभी हम जो डिस्कस किया मैंने, अभी तक हमने सेक्शन 18 तक पूरा डिस्कशन किया है, एक एक चीज डिटेल में, सेक्शन का एप्लीकेशन कब होगा, उससे इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस करी, एसेंशियल्स उसके पढ़े, इलस्ट्रेशन से देखा समझा, एक एक पॉइंट को हमने समझने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टार्टिंग विद सेक्शन 19, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर नेसेसिटी की बात करता है। नेसेसिटी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, और उसके साथ आने वाले फॉलोइंग सेक्शंस को भी हम देखेंगे। सो मीनवाइल टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल।